ये हफ्ता अपने आप में वैसे तो छोटा है, लेकिन ये उतार चढ़ाव से भरा हुआ हफ्ता है। एफआईज की बैक टू बैक आप बिकवाली देख रहे होंगे। मार्केट कोशिश कर रहा है 19,500 को पकड़ के रखने की, और इस बीच अब एक और अहम पड़ाव पर आ गए हैं जब आरबीआई अपना एक फैसला सुनाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हो रही है। हालांकि इस फैसले से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी कमेंट्री अपने आप में बहुत नोटिसेबल हो जाएगी। 3 अहम ट्रिगर हम आपके सामने लेके आते हैं। अजय और प्रियंका मेरे साथ बने रहेंगे अगले 2.5 घंटे के लिए, और हम आपके साथ मेहमानों को भी कनेक्ट करेंगे। एक मिला जुला साझा प्रयास है बाजार को समझने का और इस बीच कुछ बेहतरीन ट्रेड ढूंढने का। खैर, पहले 3 ट्रिगर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप जरा उसको नोटिस कर लीजिएगा। फिर हम ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट्स को वापस से आराम से समझेंगे। क्रेडिट पॉलिसी आज है, तो जो दरों में बदलाव की उम्मीद तो कम है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन, क्रूड को लेकर क्या आरबीआई गवर्नर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ हम हमेशा मिस कर जाते हैं, डॉलर रुपी इक्वेशंस को। डॉलर इंडेक्स कई लेवल्स पे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा 15 साल के, तो इस पे क्या आरबीआई गवर्नर कोई बात अपनी रखेंगे, ये भी बहुत सुनने योग्य बात होगी। दूसरी बात, दाव निचले स्तरों से करीब 150 अंक का सुधार है। क्या ये सुधार आज हमारे भी काम आएगा, क्योंकि सेकेंड डे है, हो सकता है थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग आ जाए मार्केट में। तीसरा, बजाज फाइनेंस करीब 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाएगी कंपनी। ये खबर ऑलरेडी पहले भी सिस्टम में ही है, तो अब ये और भी आ रही है। इसके अलावा पीवी फिनटेक में आज ब्लॉक डील लगने वाली है, 2% डिस्काउंट पे होगी ब्लॉक डील, और इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है कि सॉफ्ट बैंक अपने हिस्सेदारी यहाँ पे बेच सकता है। तो ये 4 अहम ट्रिगर हैं जिस पे हम ज़्यादा फोकस आज करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हुए 4 बड़े ट्रिगर्स। अब एक एक कर ट्रिगर्स को समझ भी लेते हैं। पहले तो यूएस मार्केट्स, और यूएस मार्केट्स में एक तो अच्छा रिस्पाइट है। मॉर्निंग अजय, क्योंकि क्रूड लगातार, प्रियंका, गुड मॉर्निंग डिम्पी। क्रूड लगातार देखिए। प्रियंका, उस ट्रिगर्स पे हम जाएं इससे पहले 1-2 ट्रिगर मैं आपको बता दूं। हाँ। एक तो ये हम सबका छोटा हफ्ता नहीं था, बट छोटे हफ्ते को और छोटा डिम्पी जी ने अपने लिए बनाया था। तो पहले ये बता दें, डिम्पी छोटा हफ्ता था, लेकिन ये क्या मामला है डिम्पी, फ्राइडे आता नहीं है, ये छोटा और बड़ा का आप जो है चले आते हैं, मतलब ये मामला लेके छोटा हफ्ता बड़ा, छोटा बनाए कि बड़ा बनाए, ये क्या मामला है? फ्राइडे आया नहीं कि आपकी नटखट लैंग्वेज जो है छोटे और बड़े पे आ जाती है। नहीं, आप भावना को समझिए। नहीं, छोटे और बड़े नहीं, आप भावना को समझिए। दूसरी बात यह है कि ये वास्तव में छोटा हफ्ता है। एक दिन की छुट्टी कैलकुलेटेड थी, एक दिन की मेरे को इसलिए लेनी पड़ेगी, थोड़ी मेरी तबीयत नासाज थी, तो मेरे लिए तो अति छोटा हो गया। बिल्कुल, लेकिन आपका छोटा भी जो है काफी लोगों के बड़े के बराबर होगा। लेकिन कमिंग बैक, परेशान होने की बात नहीं है। इंडियन मार्केट में कुछ खास असर नहीं हो रहा है ग्लोबल मार्केट का। इनफैक्ट मैं आपको ये कहूंगा कि ग्लोबल मार्केट में चीजें ओवरनाइट अगर आप देखेंगे, अगर आप 3 दिन का हवाला लेंगी तो सुधरती हुई नजर आएंगी। अगर आप ओवरनाइट देखेंगी तो शायद उतनी सुधर नहीं रही है। क्या मामला हुआ है? हमने परसों जो है यूएस यील्ड्स में एक अच्छी नरमी देखी थी। कल हमने रिबाउंड देखा, लेकिन नेट जो नरमी आई है, नेट अभी भी आपको कमी हुई है यील्ड्स, समझिए आप। जो कल रिबाउंड आया था वो इतना बड़ा नहीं आया कि प्रीवियस हाई खुले गया। डॉलर इंडेक्स को भी आप देखिए, 106 के ऊपर है, लेकिन 7.12 से नीचे है, 107.12, इतनी ही फर्क आया है बस। लेकिन कल मैंने काफी पढ़ाई की रात में कि भैया यूएस यील्ड्स का मामला इतना डरा क्यों रहा है ग्लोबल मार्केट्स को। आप एशिया को देखिए, यूरोपियन मार्केट्स को देखिए, ये बढ़ती हुई यूएस यील्ड किन चीजों का ऐसा संकेत दे रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल एसेट मार्केट्स आए हुए हैं। तो 2 बातें हैं मोटी मोटी आपको ध्यान रखने वाली। यूएस यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स की जो रैली आपको नजर आ रही है, वो ये बता रही है कि हायर फॉर लॉन्गर रेट्स की जो बात है, जो फेड ने भी खुद बताया कि साहब हम कम करने की तो भूल जाइए, एक आध और हाइक आ भी सकते हैं यहां से, और उसके बाद भी रेट हाइक अगर आएंगे 1-2 और, उसके बाद भी वहीं बने रहेंगे जब तक डेटा कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है इन्फ्लेशन का। तो ये हायर फॉर लॉन्गर वाला मामला है। जैसे जैसे ये हायर फॉर लॉन्गर वाला आपका नैरेटिव बाहर आया है बाजार में, यूएस मार्केट और पूरे दुनिया भर के मार्केट कमजोर हो गए और यील्ड्स एलिवेट हो गई हैं। तो इसका मामला ये है कि इकोनॉमी जो है, जो सॉफ्ट लैंडिंग का जो नैरेटिव आ रहा था, फेड के कड़े रुख के कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगा। हाँ। और हार्ड लैंडिंग हो सकती है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है यूएस मार्केट में। इसकी वजह से आपको यूएस यील्ड बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ। और जब हायर फॉर लॉन्गर होता है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंपैक्ट होती हैं। इकोनॉमी अगर घटेगी बहुत तेजी तो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी प्रेशर आएगा। तो एक पॉइंट ये। दूसरा, आपने देखा दिवाली आ रही है, मैं अपनी फैमिली के लिए परचेजिंग करने की इंक्वायरीज करने गया था। गोल्ड का भाव 56,000 हो गया है। हाँ। आपको ध्यान नहीं आया होगा, शायद आपको मूड बनाना चाहिए। मैंने अभी तनिष्क जाने का।
नहीं किया। हाँ 56,000 का भाव हो गया लेकिन गोल्ड। जब भी आप देखें गोल्ड काउंटर सारे अच्छे चल रहे हैं। काउंटर अच्छे चल रहे हैं, लेकिन भाव जो है ग्लोबल मार्केट में 62-63 वाला गोल्ड 56,000 में बिक रहा है इस हाँ समय। 1835 हुआ क्योंकि डॉलर। सारे दुनिया का पैसा इस समय एक ही जगह हाइड करना चाहता है, वो है डॉलर। सेफ हेवन। डॉलर, सेफ हेवन डॉलर। इसलिए आपको डॉलर में इतनी तेजी नजर आ रही है। तो मामले पहले से सुधरा है, बट अभी भी आउट ऑफ द वुड्स नहीं है। आपको सिर्फ दो चीजों पे ध्यान रखना है, यूएस यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स। ग्लोबल मार्केट में 7.12 तक चला गया था, 6.5 पे है, ठीक है, लेकिन जब तक ये दोनों बहुत एलिवेटेड रहेंगी, ग्लोबल मार्केट्स में दबाव रहेगा। और इंडियन मार्केट ऑफ कोर्स अभी तो आउट परफॉर्म कर रहा है, बट कितने दिन करेगा कह नहीं सकते। वहां से एक फायदा मिल रहा है बस, जो क्रूड की नरमी है। अभी हम फिर $85 के नीचे फिसले हैं और इसलिए क्रूड डेरिवेटिव ट्रेड चल रहा है। और यही आपने कल का ट्रेड देखा। कल इनफैक्ट सारे स्पेसेस से जब हमें अच्छी तेजी दिखी, सारे स्पेसेस चल रहे थे कि आईटी, ऑटो, हेवी वेट्स, रिलायंस, एचडीएफसी जैसे सबसे अच्छी जब मजबूती आ रही थी। डिफेंसिव सिर्फ वीक थे, पीएसयू बैंक्स, आप इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स की पार्टिसिपेशन दिख रही थी। तो कल आप ये जो आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, कल तो अच्छी तेजी दिखाई दी, अच्छी कल बहुत रैली के शानदार, मूड में थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा कल बाजार का एक्शन, क्योंकि बाजार ने की टेक्निकल लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए नजर आया। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, और ये तब हो रहा है, निफ्टी 19,500 को मजबूती से पकड़ के क्लोज हुआ। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड के बाद थोड़ी कमजोरी की उम्मीद थी, लेकिन आई नहीं, सस्टेन रही। तो ऊपर से आप बैंक निफ्टी की बात करें 44,200 के ऊपर। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव हमें बाजार में दिखाई दे रहा है, और बहुत ही शानदार चीज है, वो एकदम जीवन की तरह भी है। निफ्टी में रिलायंस नहीं चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बंद हो गई और निफ्टी ट्रेड नहीं हो रहा है। उसकी रिप्लेसमेंट एलएनटी ने कर दी है। आईटी में कल मजबूती नजर आई। तो जितनी भी कमजोरी, ऑटो स्टॉक से मजबूती आई, करेक्ट, जितनी भी रिलायंस का वेट ड्रैग कर रहा है इंडेक्स को, एलएनटी, आपका ऑटो स्टॉक्स और आईटी ने उसकी एक तरह से भरपाई कर दी। और मैं बताऊं आपको, रिलायंस कल हालांकि नीचे से रिबाउंड हुआ, बट फ्लैट बंद हुआ, उसके अंदर क्रैक है, इसके अंदर सस्टेन्ड सेलिंग है, इस पर हम बात करेंगे आगे। और आपको बताऊं मैं कि एचडीएफसी बैंक का रोल चेंज हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक इस समय हेवी लिफ्टिंग करता है बैंक निफ्टी की, एचडीएफसी साइडवेज पड़ा हुआ है, छोटे छोटे स्पर्ट्स आते हैं, क्लियर ट्रेंड नहीं है वहां। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक उतना बड़ा ही नहीं, लेकिन सेकंड बिगेस्ट तो है बैंक निफ्टी में। एब्सोल्युटली। तो उसने कल बहुत अच्छी भूमिका निभाई। तो मैं बाजार में बहुत ज्यादा नेगेटिव नियर टर्म में नहीं हूं, क्योंकि ओवरसोल्ड बहुत हो गया था, रिबाउंड आया, और कल का मार्केट एक्शन 8,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है 11 दिन में, उसके बावजूद भी है। राइट। तो मुझे लग रहा है कि आप आईटी पर नजर रखिए, आप बजाज फाइनेंस पर नजर रखिए। 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग के बाद वहां पे एक वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हो रहा है, स्टॉक सस्ता हो जाएगा प्राइस टू बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू बढ़ेगी, और 10,000 करोड़ की सक्सेसफुल फंड रेज के बाद स्टॉक सस्ता दिखेगा, यानी फॉलो अप बाइंग आ सकती है। फाइनेंशियल पे आपकी नजर रखने की जरूरत है ही। पॉलिसी भले ही है आज, लेकिन पॉलिसी में रेट चेंज की उम्मीद नहीं है। आज की पॉलिसी उस हिसाब से नॉन इवेंट है, लेकिन फिर भी दो तीन बातों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको याद होगा इंक्रीमेंटल सीआरआर, उसका क्या रुख लेता है, लिक्विडिटी पे क्या रुख है आरबीआई का, ग्रोथ और इन्फ्लेशन। क्योंकि आरबीआई का मूड तो बहुत शानदार था काटने का या रुख को अकोमोडेटिव बनाने का, लेकिन यूएस यील्ड्स भाग गई, क्रूड भाग गया, तो आरबीआई को अपने पूरे मामले में उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उनकी कमेंट्री आज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी रादर देन रेट एक्शन। लेकिन इससे पहले कि एक बार हम डिम्पी के पास जाएं, एफएनओ सेटअप पॉलिसी के जस्ट पहले एक छोटा सा मैसेज हम अंकुर से जान लेते हैं। उन्होंने दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट्स से बात करके वो ये एक प्लेटफॉर्म रख देंगे कि भाई आज की पॉलिसी में क्या ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम ट्रेड सेटअप और लेवल्स की बात डिम्पी से करेंगे। अंकुर बताइए। जी हाँ, हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाहर खड़े हुए हैं और कुछ ही देर में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल करेंगे। जो सारी निगाहें रहेंगी वो रहेंगी लिक्विडिटी सिचुएशन कैसी रहती है, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ लगातार तेजी में बनी हुई है और एक्सपेक्टेशन आगे ये भी है कि जो रफ्तार है वो और तेज़ी पकड़ सकती है। तो इसके लिए कैपिटल चाहिए होगा बैंकों को। और आपको याद होगा कि पिछली बार पॉलिसी में एक सरप्राइज बाउंसर आया था, वो आया था इंक्रीमेंटल सीआरआर के रूप में। तो इस बार देखना होगा कि इस तरीके की कोई सिचुएशन है या नहीं, उनकी कमेंट्री क्या है लिक्विडिटी को लेकर, क्योंकि इंक्रीमेंटल सीआरआर तो वापस ले लिया गया था, लेकिन वो फेज मैनर में जो कार्रवाई हुई थी वो हुई थी 2,000 रुपए के नोट से जो सिस्टम में, उसको लेके। तो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी लिक्विडिटी को लेके। इसके अलावा अगर हम बात करें
सीपीआई के नंबर्स जो पिछले महीने रहे थे वो अभी भी 6% के ऊपर हैं, तो वहाँ पर सॉफ्टनिंग ऑफ स्टांस होना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत मुश्किल है। लेकिन जो ट्रेजेक्ट्री रही है वो आरबीआई के एंटिसिपेशन के हिसाब से रही है। तो देखना ये होगा कि FY24 के महंगाई दर के जो टारगेट है वहाँ पर कोई बदलाव होता है या नहीं। इसके अलावा जीडीपी के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। 6.5% का लास्ट मीटिंग में टारगेट दिया था कि क्या उस पर बने रहते हैं या फिर वहाँ पे कोई बढ़ोतरी की उम्मीद है। और इसके अलावा आरबीआई की जब भी पॉलिसी होती है तो सिर्फ ये मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होती बल्कि बैंकों के लिए कई और अनाउंसमेंट्स भी होंगे। तो इस पर भी पूरी नज़र बनी रहेगी कि क्या कोई नए डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं और खासकर सीबीडीसी पर क्या प्रोग्रेस है। चलिए ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया अंकुर ये बताने के लिए। और आज क्रेडिट पॉलिसी से पूरा ये मेगा कवरेज आप ET नाउ स्वदेश पर देख सकते हैं। 9:45 सरी हम पॉलिसी से पहले एक एनालिसिस करेंगे और उसके बाद भी आपके लिए खास विश्लेषण होगा जो भी पॉलिसी में निकल कर आता है, कमेंट्री की टेक्स जो आते हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे और कल के FNO के डेटा को पॉइंट्स को भी समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आउटलुक तो पॉजिटिव हुआ है। और इनफैक्ट आप देखें इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में दोनों में ही आपको बाय दिखी है। डिम्पी, क्या क्या क्रूशियल पॉइंट्स निकल कर आए हैं FIs की तरफ से कल FNO में? देखिए आपने FIs का पॉइंट पहले छेड़ा तो इसलिए FIs पे ही पहले आया। तो देखिए कल 69,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है ऑप्शंस के अंदर। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कई सालों के बाद की बिकवाली है। अगर आप सालों वाला एंगल छोड़ देना तो आप सिर्फ मंथ वाले एंगल्स पे आ जाए तो हमने डाटा भी निकाला इसका, वो मेल भी किया, आपको भी दिखेगा स्क्रीन पर। सिर्फ अक्टूबर का भी बहुत दिन नहीं हुए हैं, आज सिर्फ 6 तारीख है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की इंडेक्स ऑप्शंस वो बेच चुके हैं। पिछले महीने गए महीने सितंबर के अंदर करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के इंडेक्स ऑप्शंस वो बेचे हैं उन्होंने। FIs टिपिकली कर क्या रहा है? FIs इंडेक्स ऑप्शंस को बेच रहा है और स्टॉक्स को होल्ड किए हुए है। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर, हमने चारों एंगल निकाले। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर क्या हो रहा है, अभी तक क्या हुआ, स्टॉक फ्यूचर्स में क्या हुआ। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये जो FIs के नंबर अभी आप सारी स्क्रीन पे देखेंगे ना, इसमें ये दिखेगा कि ऑप्शंस को बेच के FIs टिपिकली प्रीमियम ईट कर रहा है, बाजार वहीं का वहीं है। और आप भी कई दिन से, एनालिस्ट भी कई दिन से हमें यही बात बोल रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, इंडेक्स को छोड़ दीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, इंडेक्स को छोड़ दीजिए। क्योंकि इंडेक्स के अंदर तो हो रही है ऑप्शंस के अंदर बिकवाली, बट स्टॉक्स फ्यूचर्स के अंदर नहीं हो रही है। हमने स्टॉक फ्यूचर्स का भी डाटा निकाला था, उसके अंदर भी किसी तरह की कोई बड़ी बिकवाली का नंबर नहीं आया है। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि जब तक वो स्टॉक्स फ्यूचर्स को बेचना शुरू नहीं करते ना, तब तक ये रेंज का ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो इसलिए 19,500 400 वाली रेंज अभी भी पक्की रेंज है एक सपोर्ट की। इसमें जल्दी जल्दी कोई गिरावट नहीं आएगी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि FIs का नंबर खराब है। 25% अभी से लॉन्ग लेके बैठे हैं, 75% ऑफ शॉर्ट लेके बैठे हैं। और ऑल टाइम लो जो है ना उनका, वो करीब 12-13% के आसपास पहुंच गया था एक डिप के जरिए। तो वो अभी भी बहुत गुंजाइश नहीं है कि इस तरह वो शॉर्ट करेंगे और आपका सपोर्ट अभी भी बचा हुआ है। ये जो सपोर्ट अभी आप निफ्टी का देख पा रहे हैं। और कल एक काफ़ी दिनों के बाद जो निफ्टी के अंदर हमको अच्छा पॉइंट दिखा वो था फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस का। नहीं तो होता क्या है कि पहले आप हील करते हो शॉर्ट कवरिंग से, लेकिन कल ताज़ा खरीदारी हुई है। ये अच्छा साइन होता है, लोगों ने डेलिबरेटली खरीदा है, भले FIs ऑप्शंस का माल बेच के क्यों ना गए हों। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। मेरे को लग रहा है अगर पॉलिसी में कुछ बहुत ज़्यादा डैमेजिंग नहीं आएगा तो मार्केट आज के और कल के लोज को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा और उसके बाद हो सकता है साइडवेज या हल्का फुल्का तेजी ही रखे मार्केट के अंदर। निफ्टी में पॉइंट है हमारा ये तो बात हुई निफ्टी पर। अब आप बैंक निफ्टी पर भी बताएं, क्योंकि वहां पर भी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है कल। हाँ, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हुई है, करीब 4% का OI शेड हुआ है। लेकिन अच्छी बात बैंक निफ्टी के अंदर ये पॉइंट हुई है कि उसके अंदर 200 पॉइंट का प्रीमियम है। हालांकि प्रीमियम निफ्टी के अंदर थोड़ा कम हो गया है, ये एक अच्छा पॉइंट है। शॉर्ट कवरिंग आज देखिए, आज तो एक्चुअली दिन ही बैंक निफ्टी का है। अब RBI गवर्नर जो बोलेंगे उसका सबसे पहला रिएक्शन ही बैंक निफ्टी पर आएगा। डॉलर इंडेक्स का भी बैंक निफ्टी पर आता है। इसके अलावा US मार्केट्स का भी तेज़ रिएक्शन बैंक निफ्टी पर जल्दी आ जाता है। तो इसलिए बैंक निफ्टी को क्रिटिकली वॉच कीजिए। लेकिन 11 बजे के बाद
10 बजे पॉलिसी आएगी, 11 बजे तक स्टेबिलिटी हो जाएगी, फिर उसके बाद आप वॉच करना। मेरा ऐसा मानना है कि आज बैंक निफ्टी में एक्शन तो होगा, लेकिन आपको ज़्यादा सेफ्टी और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको निफ्टी के अंदर दिखेंगी। तो थोड़ी स्टेबिलिटी का पॉइंट वहाँ से ज़्यादा अच्छा है। आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो निफ्टी को ज़्यादा नंबर दीजिएगा। बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपकी स्क्रीन पर है 44,000, इसने अच्छे से कल बचाया, 44,000 से अहम सपोर्ट। उसके नीचे जाएगा तो 43,800, ये हैंस प्रूवन लेवल है, ये पिवट्स लेवल जिनको हम कहते हैं। तो इस लेवल्स के साथ ही आप ट्रेड करें। रेजिस्टेंस अभी 200 और 500 का भी सामने खड़ा हुआ है। मेरे को लग रहा है आज रेंज में फिर से कारोबार, बट बैंक निफ्टी 11 बजे से पहले देखना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा। दो स्टॉक्स भी बताएं जो इन पर नजर रखनी होगी। ये तो इंडेक्स की बात हो गई। देखिए प्रियंका, आज ना पॉलिसी का दिन है और थोड़ा मार्केट के अंदर एफआईज की बिकवाली टाइट है, इसलिए 2 की जगह हमने आज स्टॉक को सिर्फ 1 कर दिया। एक हम 11 बजे के बाद आपको बता सकते हैं, हमको ऐसा कोई शेयर मिल नहीं रहा था कि जो हम चाहें कि बहुत एग्रेशन के साथ रखें, लेकिन एक शेयर मैं ज़रूर आपके सामने रखूंगा। उस शेयर का नाम है गेल। आपको ध्यान होगा अजय से भी हमारी एक बार लास्ट टाइम बात हुई थी, जब हमने चार्ट के जरिए भी वो शेयर दिखाया था और ये बात बताई थी कि इसने 6 बार का ब्रेकआउट किया है, ये शेयर चलेगा जरूर। लेकिन इसका ना ब्रेकआउट गलत समय पर हो गया। वो ब्रेकआउट हो तो गया, लेकिन उसके बाद मार्केट का मोमेंटम लैकलस्टर हो गया। लेकिन फिर भी इस शेयर ने अपनी डेप्थ को, अपनी ब्रेकआउट को खोया नहीं है, अभी भी बरकरार है। ये जो आप गोले देख पा रहे हैं, आप गिनती करेंगे तो आपको 6 बार दिखेगा। 6 बार का हाई इसने ब्रेक किया हुआ है 116 117 की रेंज में, और अभी ये मोमेंटम नहीं पकड़ रहा। बस इसकी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट का मूड खराब है। आप इस शेयर को लेके बैठ जाइए और आप हफ्ता भर दे दीजिए, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं हफ्ते के अंदर ये अपना काम कर जाएगा। इसका वैल्यूएशन वगैरह हमने सब चेक वेक करने के बाद ये सब हम बता रहे हैं। आप एक गेल वाले शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। और दूसरा, आज कोशिश करेंगे 11 बजे के बाद एक शेयर आपके सामने और उतारेंगे। फिलहाल गेल एक अच्छा मजबूत शेयर है, रिस्क वार्ड शेयर है, ब्रेकआउट शेयर है, इसके अंदर आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा और ये आज की पॉलिसी से थोड़ा हटा हुआ शेयर भी है, तो इसलिए इस शेयर पर आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। लॉन्ग साइड का आज का हमारा ट्रेड होगा। ये बात बहुत ही शानदार। आज तो पॉलिसी है, बट हम भी आपको अपनी पॉलिसी बता दें। वो ये है, 89 स्वदेश की पॉलिसी हवा में गोले फेंकने वाली नहीं है। जब कन्विक्शन के साथ डेटा बैक्ड स्टॉक्स निकल के आते हैं, तब डिम्पी जी लेके आते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें 2 ही बताना है। आज बहुत एक मजबूत स्टॉक बताया, गेल, गोले भी दिखाए थे और एक बाद में आएगा थोड़ी देर बाद, अभी डेटा नहीं दिखा रहा है। बहुत शानदार। इस पे आप गेल पे आप जरूर नजर रखिए, कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी होने वाला है और डीप वैल्यू भी है, और साथ में टेक्निकल्स तो आपको ने बता दिए। हमारे पैनलिस्ट, हमारे होनहार पैनलिस्ट सारे जुड़ चुके हैं हमारे साथ फ्राइडे के ट्रेडिंग के लिए। कौन कौन है हमारे साथ? अक्षय भागवत है, जतिन गेडिया है, सुमित मूलचंदानी है और संतोष जी हमारे फेवरेट तो हैं ही। तो आज शुरुआत करेंगे हम अहमदाबाद से। चलते हैं सुमित मूलचंदानी के पास और कल के ट्रेडिंग एक्शन से निफ्टी बैंक निफ्टी पे वो क्या व्यू बना रहे हैं, वहां से शुरू करेंगे। उसके बाद जतिन और भागवत साहब एंड संतोष के पास भी जाएंगे। बताइए सुमित बाबू, क्या निकल के आया कल के ट्रेडिंग एक्शन को देख के निफ्टी बैंक निफ्टी पे लेवल्स? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, जैसे बात बोली कि अच्छी खासी रिकवरी आई है। आप लोअर टाइम फ्रेम पे जब निफ्टी को ट्रैक करते हैं, क्योंकि जो डे टू डे ट्रेडर्स हैं, तो अब तब निफ्टी को एक लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रैक करते हैं, तो बिल्कुल एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। कल का गैप अप ओपन हुआ था और नियर टू द हाई ही मार्केट ने एक सस्टेन किया। तो हमें लग रहा है कि कल का जो हाई है उसका वेट कीजिए, ही क्रॉस होगा। हमें लगता है कि अच्छा खासा यहाँ से मोमेंटम बन सकता है। तो अगर मैं स्पॉट निफ्टी की बात करूं तो 19,570 ये मेरे लिए एक लेवल है जहां पे मैं वेट करूंगा एक सस्टेन का। तो 15 मिनट या 30 मिनट का जो कैंडल है, अगर वो सस्टेन कर रहा है तो यहाँ से मार्केट एक अपसाइड जा सकता है। और हमारा जो नेक्स्ट लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अराउंड 740। तो 19,740, 19,750, तो यहाँ से करीबन 150 से 200 पॉइंट की रैली आ सकती है। लेकिन वेट करें एक सस्टेन होने के लिए। तो आज पॉलिसी भी है, तो उसी तरह से ही हम ट्रेड करेंगे। इसी तरह से अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड एक डाउनसाइड दिखाया था आफ्टर द गैप अप। तो यहाँ पे मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ जितना मैं निफ्टी में हूँ। कोई बात नहीं, आपको हम सेटिस्फाई करवाएंगे आगे चल के। स्टॉक्स में जरूरी नहीं है कि अपने को हर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना ही है डेली। जहां पे क्लैरिटी दिख रही है और डेटा बैक कर रहा है, वहां काम कर लेंगे। अक्षय, आप बताइए, ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का डेटा क्या बता रहा है?
जी, गुड मॉर्निंग टू ईटी नाउ स्वदेश टीम। दर्शकों को नमस्कार। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप डेटा देखें तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर आप देखें निफ्टी में तो जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स, जब भी थोड़ा बाजार गिरा था तो वोलेटिलिटी इंडेक्स जो फियर का एक इंडिकेटर माना जाता है वो गए 2 दिन में कूल ऑफ हुआ है। साथ में थोड़ी सी कल बाइंग नंबर भी सस्टेन करते हुए दिख रही है एफआई की तरफ से। जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की जो हम देखते हैं वो 25 से लेकर 26 तक इंप्रूव हो गए। तो थोड़ा सा एक बॉटम आउट होने की कोशिश है मार्केट की। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो व्यू में कोई चेंज नहीं है, बस एक रेंज बाउंड सिनारियो में जा रहे हैं जहां पे, क्योंकि काफी आपका ऑप्शंस का जो प्लेसमेंट है जो 12 अक्टूबर की एक्सपायरी है वीकली निफ्टी की वो 19,500 पे है। इसके चक्कर में थोड़ा सा जो है 450 19,500 ये होल्ड कर जाएगा फॉर द टाइम बिंग। एक रेंज बनाने की कोशिश में है बाजार। 19,300 का बेस, ऊपर में 19,600 का रेजिस्टेंस, यही रेंज में खेलेगा। और अगर बैंक निफ्टी की एफएनओ की पोजीशन देखेंगे तो 2 दिन पहले बहुत ही बड़ा चेंज ऑफ इंटरेस्ट देखा गया था बैंक निफ्टी में। करीबन 28% की इंक्रीमेंट देखी गई थी। तो कुछ बड़ा होने की आशंका है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट पोजीशनिंग बहुत मजबूत दिखने में आ रही है बैंक निफ्टी में। प्रायर टू पॉलिसी 2 दिन पहले हुआ ये चीज। और ओपन इंटरेस्ट 44,000 के स्ट्राइक में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 11 अक्टूबर की एक्सपायरी के लिए। तो 43,800 जो प्रायर मंथ का लो था उसे हम स्पेशल इंपॉर्टेंस देंगे। 4400 का आपका सपोर्ट बेस भी ऑप्शन में। तो जब तक 43,800 यहां से बैंक निफ्टी में न टूटे कोई पैनिक नहीं है। थोड़ा रिकवरी देखने को मिल सकता है 44,500 से 44,700 तक बैंक निफ्टी में। तो ये हमारा व्यू पॉइंट रहेगा फॉर शॉर्ट टर्म इन द इंडाइसेस। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई इंडेक्स पर, जहां पर अब बाय की स्ट्रैटेजी बन रही है एक्सपर्ट्स की भी। लेकिन आज के स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या हैं वो भी समझ लेते हैं। जतिन गेडिया भी है हमारे साथ, चलिए उनसे शुरुआत करते हैं आज के आइडियाज से। जतिन बताएं आपके आज के आइडियाज क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का है व्यू है कि पॉजिटिवली ट्रेड होगा बाजार। हमको लगता है कि यहाँ से इंडेक्स में एक पुलबैक देखने मिल सकता है, रिलीफ रैली देखने मिल सकती है। तो हम 2 बाय रिकमेंडेशंस देना चाहेंगे। जो पहला आइडिया होगा वो हिंदुस्तान यूनिलीवर पे होगा। एक कॉम्प्लेक्स करेक्टिव पैटर्न डेली चार्ट्स पे कंप्लीट हुआ है, तो हम हिंदुस्तान यूनिलीवर में बाय के साथ जाना चाहेंगे। टारगेट्स हमारे 2620 के रहेंगे और हम 2460 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन होगा वो बिरला सॉफ्ट पे होगा आईटी पैक में से। 4 वीक के एक फॉल के बाद फिर से एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन शुरू कर दिया है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ। हमें लगता है कि ये रैली सस्टेनेबल है और अपसाइड की तरफ कंटिन्यू रह सकती है। इसके लिए बिरला सॉफ्ट मेरी दूसरी पिक रहेगी। टारगेट हम 536 के लेके चलेंगे और स्टॉप लॉस हम 500 का लगा के चलना होगा। ओके ठीक है, बिरला सॉफ्ट हो गया 536 का टारगेट। कल भी अच्छा बंद हुआ, आज वापस से ट्रेड मिल रहा है। दूसरा एचयूएल, ये डिफेंसिव वाला कॉम्बिनेशन है ना, इस साथ में जुड़ रहा है, ये काफ़ी अच्छा है। और एचयूएल ये सिर्फ आज का शेयर नहीं है, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा, पूरे महीने का शेयर है ये। आप एचयूएल पे आप अच्छे से व्यू लीजिए एक बार, और भी अगर आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। जतिन ने तो आपको इंडिकेट कर ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, जरा एक बार सुमित से उनके सौदे पता कर लेते हैं। सुमित, आपके सौदे कौन से हैं आज के? यहाँ पे 2 पिक्स रहेंगे और दोनों के एक बाउंस बैक कैंडिडेट की तरह हम देखेंगे। तो जो पहला कैंडिडेट है वो है नौकरी। देखिए यहाँ पे नौकरी ने अपना जो पुराना एक रेजिस्टेंस था उसको ही रिटेस्ट किया, दैट इज अराउंड 4000 जोन। तो यहाँ पे परसों की कैंडल एक टाइप ऑफ बुलिश कैंडल जो हैमर पैटर्न था, कल फॉलो अप था और कल के सेशन में काफी अच्छी बाइंग थी। ओपन लो कैंडिडेट भी था और नियर टू द हाई क्लोजिंग आया है। तो करंट मार्केट प्राइस है 4200। आप यहाँ पे बाइंग कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 4360 एंड 4456। स्टॉप मेंटेन करेंगे 4075 का। जो दूसरा कैंडिडेट है वो बाटा इंडिया है। सेम बाटा इंडिया ने भी देखिए एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया और कल एक नियर, अगर लोअर टाइम फ्रेम की बात करें तो नियर टू द रेजिस्टेंस क्लोज हुआ है। तो बिल्कुल मैं वेट करूंगा कल का हाई क्रॉस होने के लिए। जैसे ही ये हाई क्रॉस होगा मुझे लगता है कि अपसाइड का मोमेंटम बनेगा। 1667 टारगेट रहेगा, 1686 सेकंड टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1598 का। ऑलराइट, संतोष भी है हमारे साथ, उनसे भी समझते हैं। संतोष, आपके आइडियाज आज के?
फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरे दो स्टॉक्स है, एक बाइंग साइड है और एक सेलिंग साइड है। पहले बाइंग साइड की बात करें तो सन टीवी, इस स्टॉक में एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट आया है। नवंबर 2021 के इसने क्रिटिकल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है, वॉल्यूम के साथ अच्छा ब्रेकआउट है और एक क्लासिकल फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी है। और नॉर्मली लग रहा है कि जितने भी मीडिया स्टॉक्स है इलेक्शन के पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप चाहे टीवी 18, नेटवर्क 18, सारे मीडिया स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर और तेजी बनेगी, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का भी कैंडिडेट हो सकता है। 675 का इमीडिएट टारगेट नजर आता है, 620 स्टॉप लॉस रखिएगा। एक सेल साइड है जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, सॉरी श्रीराम फाइनेंस हो चुका है इसका नाम। यहाँ पर एक चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन आया है, आप ये अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। आरएसआई में भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 1760 का स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा एंड 1875 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ठीक है, श्रीराम फाइनेंस के अंदर एक शॉर्ट कॉल है, अदरवाइज सन टीवी एक बाय कॉल दी गई है। ये भी इस सीरीज की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड हो सकता है सन टीवी, जिसपे संतोष जी ने भी आपको नोटिस कराया। श्रीराम फाइनेंस एक शॉर्ट कॉल है। आगे बढ़ते हैं, अक्षय पी भागवत से उनके ट्रेड भी ले लेते हैं। अक्षय, आपके सौदे? जी, जो मेरा पहला बाय रिकमेंडेशन है वो इंडियन होटल्स में है। इंडियन होटल्स में कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले 400 पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था, वापस रिटेस्ट करा है। ये 400 सपोर्ट वहां से उछलने का कोशिश है, तो ये पॉजिटिव सेटअप है। हमारा मानना है रिसेंट स्विंग हाई 435 440 क्रॉस कर जाएगा तो बाय करके चले इंडियन होटल फॉर अ टारगेट 434 एंड टारगेट ऑफ 441। स्टॉप लॉस बनाए 403 का ये ट्रेड में आप। और जो दूसरा ट्रेड है वो रहेगा बजाज ऑटो का। तो बजाज ऑटो का भी एक पॉजिटिव सेटअप है। ये भी एक ब्रेकआउट कैंडिडेट था। कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले 4900 पे ब्रेकआउट देखने को मिला था, 2 ट्रेडिंग सेशन पहले रिटेस्ट हुआ ब्रेकआउट लेवल, वापस कल का डेरिवेटिव्स डेटा, टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव है, रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ अच्छा दिख रहा है, तो बाय करे बजाज ऑटो विद अ टारगेट ऑफ 5167, स्टॉप लॉस 4920। और दोनों मेरे ट्रेड्स बाय की तरफ है। मैं हल्का सा रिकवरी का एक्सपेक्टेशन रख के चल रहा हूँ मार्केट। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई हमारे सारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन, सारी बाय कॉल्स हैं। और अब आगे चलकर समझते हैं कि आज के स्टॉक्स कौन से हैं जिसमें खबरों का असर हो सकता है। स्टॉक्स एंड न्यूज़ शरद बताएंगे, वमाक्षी हमारे साथ ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स बताएंगी। पहले शरद से बात करते हैं। शरद, बताएं आज के सारे स्टॉक्स एंड न्यूज़। जी बिल्कुल, सबसे पहले Q2 अपडेट्स पे फोकस रहेगा। टाटा मोटर्स के जो JLR के रिटेल नंबर्स आए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर में 21% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी है कि आगे जाते हुए जो है पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो 300 मिलियन पाउंड्स का देखने मिल सकता है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। अदानी विल्मार के भी जो ऑपरेशनल नंबर्स आए हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। और उनके दोनों सेगमेंट्स हैं आपके एडिबल ऑयल्स और फूड एंड FMCG, यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ जो है 19 to 20%, जो 25% जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। GCPL के हालांकि मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री लीडिंग है, मतलब अपने पीयर सेट से जो है अच्छी परफॉर्मेंस वॉल्यूम ग्रोथ की तरफ आए और वो एक्सपेक्ट करें कि मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आगे जाते हुए देखने मिल सकता है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन एंजल वर्क के नंबर्स जो थोड़ी देर पहले ही आए हैं सितंबर मंथ के, सिर्फ उनके ऑपरेशनल नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, स्पेशली क्लाइंट एडिशन, जहाँ पे ऑलमोस्ट 5.5% जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो उन्होंने एडिशन भी किया है। इंपॉर्टेंट बात तो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजेस में जल्दी से इंडियन ह्यूम पाइप में क्वांट म्यूचुअल फंड में जो है नई एंट्री ली है 1.5% स्टेक का। टालब्रस ऑटोमोटिव कंपोनेंट में इन्वेस्टर डॉली खन्ना ने जो अपनी स्टेक बढ़ाई है 1.5% से बढ़ा के 1.57% की है। और सूर्य रोशनी में मुकुल अग्रवाल ने अपनी स्टेक को घटाया है 1.84 से 1.47% कर दिया है। खबरों वाले शेयर्स में बजाज फाइनेंस ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 10,000 करोड़ का फंड रेज है, इसमें ऑफकोर्स 8800 करोड़ QIP का है और जो रिमेनिंग है प्रेफरेंशियल का है। PB फिनटेक भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सॉफ्ट बैंक लगभग 2.5% स्टेक जो है ब्लॉक डील जरिए आज बेच सकती है। इसका जो है टोटल 2% डिस्काउंट पे जो है डील हो सकता है। अभी करंटली सॉफ्ट बैंक का 4.39% स्टेक कंपनी में है। MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसे कंपनीज प्रेशर में आ सकती है क्योंकि सिंगापुर GRMs जो हैं वो अभी लो पे आ गए हैं और रिसेंट हाई $15 था और अब जो है ऑलमोस्ट 4.5 के नीचे हो गया है। NHPC जो है उन्होंने स्टेटमेंट दी है सिक्किम के प्लांट में, जहाँ पे ऑफकोर्स फ्लड से जो इम्पैक्ट है, जहाँ पे ऑपरेशंस वो स्टार्ट करेंगे। इंटरग्लोब एविएशन भी फोकस में रहेगा क्योंकि एक नया फ्यूल चार्ज आया है 300 से 1000 रुपये प्रति टिकट का। और याद रखिए ये जो फ्यूल चार्ज है वो ATF प्राइस के बढ़ोतरी के लिए हुआ है। वेरेंडा लर्निंग का आज लॉक इन ओपनिंग खुलने वाला 20% का। SBI भी फोकस में रहेगा जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया SBI चेयरमैन दिनेश खारा का टेन्योर का 31 अगस्त 2024 का।
और मन्नपुरम फाइनेंस की आम आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस भी फोकस में रहेगा। उन्होंने DRHP फाइल की है 1500 करोड़ का कैपिटल रेस पे। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक और सोम डिस्टिलरीज भी फोकस में है क्योंकि उनके रेस्पेक्टिव QIP इश्यूज जो है वो दोनों खुल चुके हैं। शानदार स्टॉक लिस्ट लेके आते हुए हमेशा की तरह शरद दुबे। लेकिन आज एक स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, खबरों में रहा है कुछ दिन, लेकिन आज ऐसा क्या खास हुआ है वो मैं बात कर रहा हूं बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस ने कल 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग को मंजूरी दी है और इंपॉर्टेंट ये कि करीब 8,000 करोड़ पहले होने वाला था QIP, लेकिन अब 1,200 करोड़ एडिशनल भी हो गया है और उसके अंदर एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी आ गया है। तो 10,000 करोड़ रुपए इस तरह के, आप सबको मालूम होगा कि बड़े फंड रेज ऑलमोस्ट प्री सोल्ड होते हैं, सॉफ्ट कमिटमेंट बड़े फंड्स ऑलरेडी दे देते हैं। और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों को कोई दिक्कत होगी ये पैसा रेज करने में तो सोचना भी गलत होगा अगर हम हिस्ट्री देखें बजाज फाइनेंस के फंड रेजिंग्स की। लेकिन कर क्या रहा है ये बजाज फाइनेंस का फंड रेजिंग, स्टॉक के लिए क्या करेगा शॉर्ट टर्म में भी और मीडियम टर्म में भी, ये बताना जरूरी है। और डायरेक्टर साहब आप ले आइए वैल्यूएशन वाले ग्राफिक जो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बनवाने को बोला था। क्या हो रहा है इस फंड रेजिंग से? ये ग्रोथ कैपिटल है, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये हम ग्रोथ कैपिटल यूज कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि अंकुर ने पहले स्टोरी ब्रेक की थी कि वो कंपनी अब SME में, कंज्यूमर में और डीप और SME में भी घुसना चाहती है। तो 10,000 करोड़ रुपए ये रेज करके इनकी बैलेंस शीट और मजबूत हो जाएगी। लेकिन ये जो आपको प्लेट्स दिखाई दे रही हैं इस पे इसका मूल छपा हुआ है। बहुत क्वालिटी कंपनी है, लेकिन हमेशा लोग संदेह करते हैं कि वैल्यूएशन भाई इसका बहुत ज्यादा है। तो इस फंड रेज के बाद वैल्यूएशन भी घट रहा है। हाई ग्रोथ ऑलरेडी आपने देख लिया, Q2 अपडेट तो देखा ही था कितना मजबूत था। अब ग्रोथ कैपिटल ही बुक्स पे आ जाएगा तो इसका वैल्यूएशन QIP के बाद घट के जस्ट 6% के ऊपर आ जाएगा, जो 7 टाइम प्राइस टू बुक हो गया था एक टाइम पे। तो एक तो वैल्यूएशन कम लगेगा आपको, दूसरा इसका बुक वैल्यू बढ़ जाएगा। QIP के पहले 1100 रुपए के आसपास का बुक वैल्यू है, वो हो जाएगा 1250 के आसपास। बुक वैल्यू बढ़ेगा, प्राइस टू बुक सस्ता लगेगा। आगे ग्रोथ ऑलरेडी मैनेजमेंट ने दिखा रखी है, बता रखी है, SME जैसे हाई ग्रोथ एरिया में घुस रही है और Q2 अपडेट आपने देखे। तो इस स्टॉक के अंदर नियर टर्म भी सपोर्ट आएगा और मीडियम टर्म तो सपोर्ट चल ही रहा है। संतोष, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आप दोनों देखते हैं, फंडामेंटल भी टेक्निकल भी। बजाज फाइनेंस 52 हाई पे बैठा हुआ है हालांकि, लेकिन ये फंड रेज इसको बूस्ट करेगा। आप नया बाइंग करेंगे क्या इस भाव से, क्योंकि बड़े बड़े फंड्स तो कर रहे हैं? यस अजय जी, अब देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ब्रोकिंग फर्म्स के अपग्रेड्स आ रहे हैं, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, मार्केट जहां करेक्ट हुआ ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब एक क्रिटिकल जंक्शन पर बैठा हुआ है। 8,000 का आप लेवल देखो तो पिछले 2 साल से इस लेवल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। अक्टूबर एग्जैक्ट 2 साल पहले यहीं से इसमें एक बड़ा करेक्शन आया था और बार बार अटेम्प्ट किए, फेल हुए। तो मेरी नजर रहेगी 8,000 के लेवल पर। थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर 8,000 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो मुझे लगता है इसमें बड़ी तेजी बनेगी। स्टॉक फिर शायद आने वाले समय में बहुत जल्दी 10,000 के लेवल भी दिखा सकता है। बट करंट लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है फ्रेश एंट्री के लिए। एज ए इन्वेस्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एज ए ट्रेडर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक तो ये बजाज फाइनेंस का पूरा कवरेज हमने बता दिया कि फंड रेजिंग का इंपैक्ट क्या होगा और टेक्निकल्स ट्रेड के लिए कैसे दिखाई दे रहे हैं। एक और खबर है जो हमारे आपके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है और प्रियंका को तो बहुत खास तौर पर चुभ रही होगी, और वो है इंडिगो ने फिर से दाम बढ़ा दिए। क्या वैसे कोई कसर रह गई थी? इतने महंगे हो गए थे टिकट फ्लाइट के कि हमारे कुछ लोगों ने, हमने भी, मैं आजकल आपको पता है मैं अहमदाबाद गया था ट्रेन से, मैं लौटा हूं उससे, पूछिए क्यों? एवरेजिंग, क्योंकि हम तो स्टॉक मार्केट वाले हैं। 1200-1300 रुपए के टिकट से गए और 3,000 के टिकट से आ गए, तो एवरेज तो 2,500 ही आया ना। तो हम लोग यहाँ भी एवरेजिंग करते हैं क्योंकि वन साइडेड अब चुभने लगा है। और अब इन्होंने 300 रुपए से 1,000 रुपए का टिकट और फ्यूल चार्ज बढ़ने का आ गया। कल 4% ऊपर था बाय द वे इंडिगो। करेक्ट, बहुत बड़ी कंसोलिडेशन के बाद निकलना शुरू हुआ है इंडिगो। बट आपने देखा प्रियंका कि ये स्टॉक 85 वाला क्रूड 95 हुआ, बट घटा नहीं इतना। नहीं, पहले घट चुका था क्योंकि पहले घट चुका था, 2400 से 2200 के पास चला गया था। इसका चार्ट लगाइए एक साल का, डायरेक्टर साहब एक साल का चार्ट लगाइए। बट ये इसके मतलब 65% मार्केट शेयर है, तो मतलब लोग हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, लेना ही एक्सेप्ट। हाँ, आपने सही कहा, 2700 रुपए से ये कलेक्ट होकर 2200 तक 2200 चला गया। उसके बाद भी आप देखें, जिस दिन ETF की न्यूज भी आई, इनफैक्ट इसके स्पेस में जब प्रेशर क्रिएट हो रहा था उस दिन भी स्टॉक नहीं चल रहा था क्योंकि ऑलरेडी इतना चल चुका था। ये बात तो आपने सही कही। क्या ये बाय जोन में वापस आ गया है? अक्षय भारद्वाज आप बताइए, इंडिगो क्या ट्रेड है इसमें?
जी बिल्कुल, इंडिगो बाई जोन में वापस आ चुका है। अगर आप कल का ट्रेडिंग देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला डेरिवेटिव सेगमेंट में। टेक्निकल्स में भी एक जो काफी टाइम से एक रेंज चल रहा था जहां 2400 पे बार बार दब रहा था स्टॉक, उससे ब्रेकआउट करा है, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम पिकअप करा है स्टॉक। अगर आप थोड़े से एक महीने के टाइम अवधि के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छा सेटअप है। वापस जो रिसेंट स्विंग हाई था जो 2700 जो दिखा था जुलाई 2023 में, वहां तक जाने की गुंजाइश है स्टॉक में। तो मीडियम टर्म से बहुत स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में 25 पे एक बार शायद रुक जाए, टेम्परेरी स्टॉप ओवर हो, पर 2400 का बेस बन चुका है स्टॉक में। 2700 का टारगेट करे, स्टॉप लॉस बनाए 2350 का, और थोड़ी लंबी अवधि 1 से 1.5 महीने की अवधि के साथ आप ये ट्रेड को बाय की तरफ बिठाए। ठीक है, ये तो बात हुई इंडिगो की, लेकिन अब कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस में हम देख रहे थे अच्छी खासी मजबूती थी, फाइनेंस काउंटर्स चल भी रहे थे, और मन्नापुरम फाइनेंस के साथ एक और रीजन भी था क्योंकि अब उसकी सब्सिडरी कंपनी का भी आईपीओ आना है। और ये जो बहुत हद तक ये न्यूज प्राइस्ड इन हो चुकी है संतोष, या फिर थोड़ी सी और स्ट्रीम बाकी है? मुझे लग रहा है कि अब स्टॉक शायद थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है, हालांकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 136 138 के आसपास, लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो शायद स्टॉक करेक्ट हो सकता है 125 तक। हमने गोल्ड प्राइस में शार्प फॉल देखा, बट इन स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया। मुथूट में थोड़ा सा गिरावट थी, लेकिन मणप्पुरम ने फिर भी इस न्यूज़ के चक्कर में थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है। बट अभी लग रहा है कि शायद स्टॉक एक बार करेक्ट हो सकता है, 130 से 128 के लेवल दिखा सकता है। करेक्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अच्छी खासी चाल चल चुका है मन्नापुरम फाइनेंस पे, तो एटलीस्ट इस न्यूज पर कोई नई खरीदारी ना करे, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ रहा है ये, ठीक है। पीबी फिनटेक, क्योंकि यहां पर सॉफ्टबैंक लगभग 2.5% स्टेक ब्लॉक के जरिए बेचने वाला है और ये डिस्काउंट पर होने वाला है, क्या ये यहां पर भी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन दिख सकती है जतन? जतन, पीबी फिनटेक के चार्ट्स देखेंगे आप? जतिन के पास आवाज नहीं आ रही क्या? सुमित, आप देखेंगे एक बार बीबी फिनटेक के चार्ट्स? यहाँ पे देखिए, आपने एक मल्टीपल टॉप बना के रिजेक्शन मिला था स्टॉक को, और अपने नियर बाय 50 मूविंग एवरेज पे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल न्यू पोजीशन बनाने के लिए मैं वेट करूंगा इसे 785 के लेवल को क्रॉस करने के लिए। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप एक छोटा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह 735 को यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप बने रहिए। लेकिन अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो रहा है तो लग रहा है कि और थोड़ा सा फॉल आ सकता है यहाँ पे। स्टिल द लेवल्स ऑफ 700 जो इसका 100 मूविंग डे एवरेज है। तो फिलहाल एक होल्ड और न्यू पोजीशन बनाने के लिए वेट करें। ओके, ठीक है, चलिए, ये तो कुछ ट्रेड्स हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक बार ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी समझ लेते हैं। आज वमाक्षी हम तक रिपोर्ट्स लेकर आई हैं। वमाक्षी, बताएं कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम बजाज फाइनेंस से। हम देख रहे हैं कि कंपनी की बोर्ड ने 10,000 करोड़ कैपिटल रेस को मंजूरी दी है, और इनफैक्ट इसी पर जेफरीज की तरफ से नोट आ रही है। ये हाईलाइट कर रहा है कि ये कैपिटल रेज अलॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइंस नज़र आया है। FY25 का EPS करीब 6% से और बुक वैल्यू पर शेयर करीब 13% से बढ़ सकता है, मगर रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। मगर इसके बावजूद बजाज फाइनेंस NBFC स्पेस में जेफरीज की टॉप पिक है, तो इसी के चलते जेफरीज ने बजाज फाइनेंस पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 8,830 रुपीज़ प्रति शेयर का। इसके अलावा अगर हम देखें, गोदरेज कंज्यूमर भी फोकस में रहेगा। काफ़ी सारे ब्रोकरेज नोट्स आए हैं कंपनी के Q2 अपडेट के बाद। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि लो सिंगल डिजिट ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ अर्लियर एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर है। मैनेजमेंट ने भी इंडिकेट किया था कि Q2 की डिमांड अफेक्ट होते हुए नज़र आ रही है वीक मैक्रो कंडीशंस और एडवर्स वेदर कंडीशंस के चलते, मगर इसके बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने गोदरेज कंज्यूमर पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। जेफरीज का की भी नोट है गोदरेज कंज्यूमर पर, और ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ ज़रूर वीक रही है, मगर मार्जिन एक्सपेंशन ऑफसेट कर रहा है। इससे करीब 26% ईयर ऑन ईयर EBITDA ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और 28% EPS ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल खरीदारी की राय जेफरीज ने भी बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस 1,200 रुपये के साथ। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया पर भी नजर घुमाइएगा, क्योंकि CLSA का कहना है कि कंपनी प्रायोरिटी सर्कल्स में भी शेयर लूज कर रही है। केपेक्स कंपनी ने अपना घटाया है। इनफैक्ट डेट रीपेमेंट्स को अब वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, मगर फंड रेजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 5G रोल आउट के लिए। तो इसी के चलते CLSA ने वोडाफोन आइडिया पर अपनी बिकवाली की राय दी है, टारगेट प्राइस 7 रुपये प्रति शेयर के साथ। आखिर में हम फोकस करेंगे पूरे ही
स्पेस पर मक्वारी का कहना है कि स्टील कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है मजबूत स्टील डिमांड और ओवरऑल डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस में मजबूती के चलते। आउट परफॉर्म रेटिंग उन्होंने हिंडाल्को पर इसीलिए दी है क्योंकि स्टडी ग्लोबल डाउनस्ट्रीम और सॉलिड डोमेस्टिक अपस्ट्रीम बिजनेस है कंपनी का। हेल्दी डिविडेंड यील्ड और स्टडी अर्निंग्स के चलते उनको लगता है कि कोल इंडिया के स्टॉक को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल उन्होंने JSPL पर अपनी राय को न्यूट्रल की राय से अपग्रेड कर आउट परफॉर्म की राय दी है। JSW स्टील पर हालांकि उन्होंने अपनी राय को आउट परफॉर्म की राय से डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की राय दी है, मगर टाटा स्टील, हिंडाल्को और कोल इंडिया पर उन्होंने अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स पे हम डिस्कस करेंगे। और ये देखिए हमारे पैनलिस्ट हैं जो जुड़ेंगे, क्रेडिट पॉलिसी का सबसे बड़ा कवरेज यहाँ पे होगा 18 ऑफ स्वदेश पे। लेकिन आगे चलते हैं, बातचीत को लेके चलते हैं अभिषेक जैन के पास। अभिषेक अरिहंत कैपिटल से जुड़ते हैं हमारे साथ। अभिषेक, पिछले कुछ दिनों में आप बहुत बिजी रहे हैं। आपने छोटे मिड कैप स्टॉक की जो कॉन्फ्रेंस की उसके चर्चे हो रहे हैं बाजार में, आपको पता है ये बात? तो चलिए वहीं से बातचीत शुरू करते हैं। दो ऐसे नाम बताइए जो आपकी पूरी कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा जहां पे इंटरेस्ट था और आप पर्सनली भी आपको लगता है कि उन दो नामों में सबसे जबरदस्त पैसा बनेगा मिड कैप्स में से। सर, मैं rather than talking about company, I'll talk about the sector. तो एग्री के में जो सेक्टर है वहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट था लोगों का, लाइक व्हाट इज हैपनिंग एट ग्राउंड लेवल, बहुत सारा लोगों को इंटरेस्ट था। तो ये जो एग्रीकेम करके जो सेक्टर है सर, एग्रीकेम एक बार दोबारा बताएंगे? और दूसरा जो इंटरेस्ट था वो अभिषेक एक बार दोबारा बताएंगे कौन सा सेक्टर बताया आपने? एग्रीकेम पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट था सर। अभिषेक कौन सा सेक्टर एक बार दोबारा बताइए, सुन नहीं पाए हम। एग्रीकेम। गुड मॉर्निंग सर। सर जो हाँ बताइए बताइए कौन सेक्टर है वो? हेलो, हाँ आ रही है आपकी आवाज। अभिषेक आपकी आवाज आ रही है। दो सेक्टर्स में, हाँ दो सेक्टर्स में को जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था वो एग्रीकेम और डेयरी सेक्टर, दो सेक्टर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था लोगों का। ठीक है, ये दो सेक्टर हैं व्यूअर्स, एग्रीकेम और डेयरी। तो पहले एग्रीकेम की बात करते हैं। पहले आप एग्रीकेम में बताइए, क्या बॉटम बन गया है? सारे स्टॉक तो 3-4 साल के लोएस्ट लेवल पे आ गए एग्रीकेम में। एग्रीकेम शॉर्ट फॉर्म है एग्रीकल्चर केमिकल्स का। हाँ, तो इसमें चैनल इन्वेंटरी जो चाइना का था इम्पैक्ट वो धीरे धीरे कम हो रहा है। प्राइजेस जैसे कई प्रोडक्ट्स हैं, ग्लाइसोफेट हो गया, उनके प्राइजेस अब बढ़ने चालू हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और मानसून का जो फियर था उस हिसाब से उतना खराब नहीं रहा है। तो आप ये क्वार्टर में देखेंगे कि नंबर्स में टॉप लाइन में बीट रहेगा, मार्जिन हो सकता है कि एक क्वार्टर और रहे, मार्जिन इंप्रूवमेंट H2 से आना चालू है। और जो इंडिया में क्रॉप्स होती है वो खरीफ की और रबी की होती है, तो रबी इन्वेंट्रीज बिल्कुल भी नहीं है जितना बात किया है हमें। तो हमें लगता है कि ये एक सेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आज यहाँ पे आपका अगर व्यू ये क्वार्टर छोड़ के भी अगर आप 2 क्वार्टर और देखेंगे तो बहुत बहुत अच्छा। और टॉप लाइन ग्रोथ तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि बहुत सारी कंपनीज में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इंसेक्टिसाइड इंडिया, UPL, रैलिस, पंजाब केमिकल, धनुका, सो मेरे को लगता है ये सब 5-6 कंपनीज आप रडार पे बना सकते हैं। थोड़ा भी लीजिए, थोड़ा आप क्वार्टरली रिजल्ट हो सकता है थोड़ा डिसपॉइंट करे, बट उसको एक अपॉर्चुनिटी करके आप ले सकते हैं सर। ठीक है, तो ये तो बात हुई एग्रीकेम स्पेस की। डेयरी स्टॉक पर भी आपने दूसरा बोला, उस पर भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैम डेयरी में अगर आप बात करेंगे तो अभी क्या हुआ था लास्ट ईयर है ना, मैड काउ डिजीज हुई थी और उसके कारण और कुछ हाइब्रिड इश्यूज के कारण रॉ मटेरियल प्राइसेस जो फ्लश सीजन में जनरल प्राइसेस कम होते हैं और वो हुए नहीं थे। तो इस कारण से रॉ मटेरियल प्राइसेस वगैरह काफी बढ़ गए थे। इवन जो कहते हैं कि आप नवंबर दिसंबर में प्राइसेस कम होते हैं और फरवरी तक, तो वहां पे बहुत सारी कंपनीज अपना इन्वेंट्री बना के रखती है जब डिमांड रिलेटिवली कम होती है, बट उस टाइम में भी प्राइसेस कम नहीं हुए थे। अभी प्राइसेस स्टेबल हो गए हैं और प्राइसेस प्रोक्योरमेंट प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। और इंडिया में क्या है कि SMP आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो एक बहुत ही अच्छा हो रहा है। सेकंड, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उनका सेगमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये दोनों चीजें आज इंडस्ट्री में हो रही है। हमें लगता है कि ये दोनों काफी जाके, और मेरे को लगता है ये प्योर FMCG प्लेज है। तो इन सब कंपनीज में 20-25 का पी अगर आप आगे का FY26 के अर्निंग्स में देखेंगे तो काफी मिल सकता है। जैसे जैसे वॉल्यूम और मार्जिन बढ़ते जाएंगे आपको स्टॉक में री रेटिंग, दोनों ही सेक्टर में री रेटिंग आएगा।
डोडला, इसमें हैटसन ऑलरेडी महंगा है, बट हैटसन लीडर है और काफी अच्छा कर रहा है। तेज और पराग हमें चारों पांचों कंपनीज, हमें इसमें तीनों कंपनीज अच्छी लगती है। हैटसन मेरे कवरेज में नहीं है, बट ये बाकी 3 कंपनीज में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। ठीक है अभिषेक, आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी। ये तो कुछ कंक्लूड जो है, जो आप कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के स्पेसिफिक स्टॉक्स पर भी आपसे बात करेंगे और इम्पोर्टेंट फंडामेंटल आइडियाज़ भी लेंगे। लेकिन एक बार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम व्यूअर को बता दें वो ये भी है कि एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का, क्योंकि उन्हें एक्सटेंशन मिल गया, उनका कार्यकाल अब अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। और कार्यकाल एक्सटेंशन से पहले ही हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने दिनेश खारा जी के साथ खास बातचीत भी की थी। उस बातचीत में उन्होंने क्लियरली कहा था कि इस साल उन्हें 12 से 14% तक की क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद है। निम्स को भी 3.5% की मौजूदा स्तर पर रखने का एक टारगेट रख रहे हैं। एक बार फिर से वो कॉन्वर्सेशन सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ ET Now स्वदेश के बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, और अगर आप देखें कि एसबीआई ने पिछले 3 साल में क्या क्या करा है, कमाल और धमाल। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे गया, प्रॉफिट ऑल टाइम पे गया, स्टॉक री रेट हुआ है, नंबर ऑफ हाई सेटिस्फैक्शन लेवल पर एक नई उन्होंने सीमा को छुआ है। और अगर यूनो की मैं बात करूं तो एकदम कमाल हो गया है। मगर क्या ये कमाल और धमाल आने वाले सालों में चलेगा? त्योहार का समय आने वाला, जिसे हम अंग्रेजी में फेस्टिवल सीजन बोलते हैं, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई भेंट दे सकता है? सस्ता होम लोन, सस्ता कार लोन, इन सब बातों को आगे बढ़ाते हैं दिनेश खारा साहब के साथ। खारा साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले बात करते हैं मिलियंस एंड करोड़ ऑफ बोरोवर्स। क्या एसबीआई इस बार कोई दिवाली पर, दशहरा पर कोई तोहफा दे सकता है? हमने अब की बार अभी ऑलरेडी होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है 8.50, और साथ ही साथ हम सब बोलते हैं भी ज्यादा करो साहब, कम करिए और उसको और साथ ही साथ हमने कोई प्रोसेसिंग फी नहीं ली, तो इसलिए जो है कार लोन, होम लोन किसी में भी कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है। तो इसलिए हमने ऑलरेडी फेस्टिवल के माहौल को देखते हुए अपने ग्राहकों के लिए ये कुछ उपलब्धियां दी हैं। इस बार फेस्टिवल सीजन आपको कैसा लग रहा है? पिछले साल से अच्छा रहेगा, ढीला रहेगा? मेरी आशा है कि पिछले साल से फेस्टिवल सीजन अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल फिर भी थोड़ा बहुत कोविड का इम्पैक्ट था, इस साल तो वो कोविड का इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस कारण से फेस्टिवल सीजन में बहुत उमंग होनी चाहिए, और उस उमंग के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी लेवल भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। एसबीआई ग्रो कर रहा है और ऐसी बेस पर ग्रो कर रहा है, जो कि एक बहुत ही कमेंडेबल सी बात है। मगर क्या 3-4 साल तक आपको लगता है हायर बेस पर एसबीआई डबल डिजिट पे ग्रो कर सकता है? हम लोगों ने जब हम ग्रो कर रहे हैं तो साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा है कि जो बैंक के स्ट्रक्चर्स हैं वो सब इस लायक बनाए जाएं कि वो आने वाली ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें। इस कारण से मेरे को पूरी आशा है कि हम आने वाले दिनों में भी इस तरह से सपोर्ट कर पाएंगे, और हमारे प्रोडक्ट इंटरेस्ट रेट्स, उनके प्रोडक्ट्स के इंटरेस्ट रेट और उनमें जो कस्टमर के लिए कन्वीनियंस है उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि जो है हमारे ग्राहकों को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट इजीली मिल पाए और इन द मोस्ट कन्वीनियंट वे अपने जिस भी चैनल से वो अवेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को, उसको अवेल कर सकें। ये हमारी एक कोशिश है। खारा साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, मगर जब मैं दोबारा इस सवाल पूछ रहा था मेरे जहन में एक अभी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का विलय हो गया, वो भी बड़े हो चुके हैं। एक इतना बड़ा जो बैंक बना है उसका सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, इकोनॉमी भी हमारी ग्रो कर रही है। इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसके लिए उसमें अब बैंकों के ग्रो करने की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसको देखते हुए मैं ये कहूँगा कि हाँ, बड़ा बैंक आने से एक सपोर्ट मिलेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी को और आगे बढ़ाने के लिए। खारा साहब, बैंकिंग एक क्षेत्र है जिसके अंदर हम कभी वॉर नहीं देखते हैं। हमने टेलीकॉम में वॉर देखी, हमने एफएमसीजी सेक्टर में वॉर देखी, हम कार में वॉर देखते हैं, मगर बैंकिंग में हमने कभी देखा नहीं कि भाई मार्केट शेयर गेन को लेकर के कोई रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग होती है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कोलैबोरेशन पर चलता है, और इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी कोलैबोरेशन चाहिए, और एक अच्छा अंडरराइटिंग करने के लिए भी कोलैबोरेशन चाहिए।
हम लोग पूरे इकोसिस्टम में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है उसको यूज़ करते हैं फॉर डिसाइडिंग फॉर द लैंडिंग डिसीजंस। और उसी तरह से भारत में अभी भी कंसोर्शियम का एक प्रचलन है। बड़ा लोन अगर होगा तो वो कंसोर्शियम में होगा या मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट में होगा। तो उस कंसोर्शियम और मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट का एक फाउंडेशन जो है वो कोलैबोरेशन पर ही रहता है। हम लोग compete करते हैं, बैंक्स compete करते हैं, बट हम लोग compete भी करते हैं और कोलैबोरेट भी करते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल है। एक खास आने दे जैसे तो आप दिनेश कुमार खरा को सुन रहे थे इस समय और वो अपनी बात रख रहे थे और उनका एक्सटेंशन भी हुआ है। ये आपको आज हमने हेडलाइंस के जरिए भी एक खबर आपके सामने रखी है और जो बात वो बता रहे थे वो बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आरबीआई गवर्नर भी अपनी बात रखेंगे देश के सामने, तो इसलिए बैंकिंग और स्पेशली एसबीआई जो कि सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा वेटेज रखता है, इस शेयर पर आज हमारा खास ध्यान होगा। आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर जरा और पता कर लेते हैं। टाटा मोटर्स के जेएलआर के जो नंबर्स आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई काफ़ी इनकरेजिंग है। बताया ये भी जा रहा है कि उनकी बैलेंस शीट्स में जो ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये शेयर इस सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट शेयर भी हो सकता है। तो 619 620 पे मान लीजिए किसी का सौदा नहीं है तो क्या उसको प्लस करना चाहिए, ये बार हम पता करते हैं सुमित से। सुमित, एक बार आपकी रिकमेंडेशन टाटा मोटर्स पे। डिम्पी जी, सबसे पहले यहाँ पे डेली में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है। जो पिछली बार स्टॉक ने अपना हाई क्रॉस किया था वो था 26 जुलाई। उसके बाद आप एक देखिए 600 से लेके 650 की जो रेंज है वो कंटिन्यू अभी तक चल रही है। अब अगर हम स्विंग ट्रेड की बात करें तो लोअर टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने एक बेस बनाया है करीबन 610 का। तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा एक 623 624 की रेंज को क्रॉस करने के लिए। तो ये रेंज जैसे ही क्रॉस करेगी मुझे लगता है कि ये मोमेंटम फिर से 650 तक जा सकता है। लेकिन अगर फ्रेश किसी को डेली बेसिस पे बाइंग करनी है तो फिर वेट कीजिए 650 के लेवल का। और यहाँ पे अगर आपको किसी को स्टॉप मेंटेन करना है तो 610 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओके, ठीक है। एक दो शेयर मेरे को जरा आपसे और पता करने हैं। ये सोम डिस्टिलरीज जो है अपना QIP ओपन कर रहा है, फ्लोर प्राइस रख रहा है इसने 350 रुपये के आसपास का। एक बार ज़रा इसको भी शेयर को चेक कर लेंगे संतोष आप। ये बहुत बेहतरीन शेयर रहा जिसने काफ़ी अच्छी वेल्थ बना के दी है इस साल निवेशकों को। साल का चार्ट दिखा दीजिएगा। अभी ये 350 पे QIP ओपन कर रहा है। एक बार ज़रा यहाँ से देख के बताइए कितना दम इसमें अभी भी है। स्टॉक में हमने एक बहुत अच्छी रैली देखी और एक रैली के बाद इसने एक कंसोलिडेशन दिखाया था, फिर से ब्रेकआउट के बाद एक मोमेंटम पकड़ा है। तो अभी तेजी और बची हुई है, लग रहा है कि स्टॉक 425 430 तक इजीली जा सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर इस मोमेंटम को चेस किया जा सकता है। अपना स्टॉप लॉस आप 360 पर प्लेस कीजिए। ऊपर में टारगेट पहला रहेगा 425 रुपए का। चलिए, कुछ एक व्यू खबर के साथ जो कनेक्टेड है वो तो हम आपके सामने रख रहे हैं और मुनाफे का फंडा भी आपके लिए हम लेके आते हैं ताकि आपको एक बेहतरीन फंडामेंटल कॉल आपको मिल जाए। तो आज भी है वो चेक करते हैं। सना सिक्योरिटीज से रजत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा अब बताएंगे आपने कौन सा शेयर ढूंढा है, नोटिस किया और उसके पीछे की रीजंस क्या थे? गुड मॉर्निंग। तो आज क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी भी आ रही है तो दो शेयर मैं आपको बताता हूँ, जिनमें से पहला बैंकिंग सेक्टर का ही शेयर है, बंधन बैंक। एंड इस शेयर में जो चीज सबसे ज्यादा नोटिसेबल है वो ये है कि इस बैंक का पिछले 2-3 साल से क्रेडिट ग्रोथ से ज्यादा तेज डिपॉजिट्स का ग्रोथ हो रहा है। तो अगर आप इनके डिपॉजिट ग्रोथ देखो, क्रेडिट ग्रोथ से 30-40% ज्यादा स्पीड पे बढ़ रहे हैं, जो कि एक यूनिक केस है। ओवरऑल इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ हमेशा डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा रहा है और इनका बहुत ही ज्यादा दिसंबर क्वार्टर तक तो पिछले साल के इनका 14% क्रेडिट ग्रोथ था और करीब 21% के करीब इनका डिपॉजिट ग्रोथ था। तो आने वाले 2-3 साल में आई थिंक इनको इसका फायदा मिलेगा। इसकी कई वजह रह सकती हैं। इन्होंने काफी मर्जर्स किए, काफी कंपनीज अक्वायर की पीछे, और आई थिंक उस वजह से भी ये चाहते थे कि इनकी किताबों पे पैसा ज्यादा रहे। बट राइट नाउ अगर आप इनकी बुक्स देखो तो द गैप इज ह्यूज और इसका फायदा इनको मिलेगा आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अपनी लेंडिंग जैसे जैसे बढ़ाएंगे इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगले 2-3 साल में काफी तेज बढ़ेंगे।
और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो ये शेयर बैंकिंग सेक्टर में वन ऑफ द चीपेस्ट, सबसे सस्ता शेयर है, 19 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और जैसा मैंने कहा कि इन्होंने काफी कंपनीज अक्वायर की, पहले ग्रुप फाइनेंस, होम लेंडिंग में, फिर उसके बाद इन्होंने एसेट मैनेजमेंट में अपने बिजनेस को बढ़ाया। इन्होंने अर्स्टवाइल जो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड था उसका फंड बिजनेस खरीदा, तो जो बंधन म्यूचुअल फंड अब हो गया है। इन सभी चीजों का इनको आने वाले टाइम में फायदा मिलेगा। तो आई थिंक इस प्राइस पे 250-260 रुपए के लिए अगर कोई खरीद के रखना चाहे अगले 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो आई थिंक बंधन बैंक इज वन वेरी गुड लॉन्ग टर्म पिक। एंड आई थिंक मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी काफी तेज बढ़ेगा। दूसरा जो मैंने स्टॉक, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, बंधन बैंक हमारी बुक्स में है, हमने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है, हमारे सारे पोर्टफोलियोज में है। दूसरा जो स्टॉक है, इस पे हमने कवरेज इनिशिएट किया है लेकिन हमने इसको अभी खरीदा नहीं है, वो है पनेशिया बायोटेक। ये कंपनी वैक्सीन बनाती है और वो जो दवाइयां होती हैं जो हम सबको बचपन में टीके लगे, डिप्थीरिया, टेटनस, हेपेटाइटिस बी का, तो इन्होंने कोविड के टाइम पे अपना सारा लोन खत्म किया, बिजनेस की स्ट्रैटेजी को चेंज किया। इन्होंने लो कॉस्ट कंट्रीज विच इज इंडिया एंड नेपाल, जहां ये पोलियो इम्यूनाइजेशन में थे, उन बिजनेसेस को बंद करके अब इनका ज्यादा रेवेन्यू डेवलपिंग कंट्रीज से आता है, मेनली अफ्रीका, जहां 30 देशों में इनका पोलियो वैक्सीनेशन पेटेंटेड है। इनके बड़े क्लाइंट्स में यूनिसेफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाहू विच इज पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो है। इनको भी 1080 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है वहां यूनिसेफ से अफ्रीका में वैक्सीनेशन के लिए। कोविड के बाद दे गॉट इनटू अ लॉट ऑफ फ्यूचरिस्टिक वैक्सीन डेवलपमेंट, जो आने वाले टाइम में बीमारियां आ सकती हैं उनके। तो अभी इनकी 3 दवाइयां हैं जो क्लिनिकल ट्रायल स्टेज 3 पे पहुंच चुकी हैं। एक डेंगू फीवर की, एक मोनोकोकल डिजीज की, कोवोवैक्स। सो एनी टाइम नाउ आई थिंक इनको परमिशन मिल जाएगी उन दवाइयों की। तो दूसरा मेरा स्टॉक है पनेशिया बायोटेक, अभी 177 रुपए पे चल रहा है, कल ये शेयर 6% ऊपर भी हुआ। लेकिन हमने अभी सिर्फ इस पे कवरेज इनिशिएट किया है, ये हमने बाय के लिए नहीं रेकमेंड किया, बट आई लाइक दिस स्टॉक अ लॉट। क्या तो ये आपके आज के कुछ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो पोर्टफोलियो में होने चाहिए, बंधन बैंक और पनेशिया बायोटेक। बहुत बहुत शुक्रिया रजत आज समय देने के लिए और ये दोनों स्टॉक्स के पीछे आपका रैशनल भी हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे आगे और कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। पाइप स्टॉक्स में हमने देखा था कि हमेशा से फंड्स का बहुत इंटरेस्ट था, बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट था और इनमें अच्छी मूव थी। कल क्वांट म्यूचुअल फंड ने इंडियन ह्यूम पाइप में भी अपना स्टेक बढ़ाया, लगभग 1.5% स्टेक किया है। ये काउंटर भी इनफैक्ट एक समय पर काफ़ी चला, लेकिन संतोष बीच में थोड़ा ब्रीदर भी लिया। लेकिन अभी क्या लग रहा है कि आपको इस स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखते हैं, इन लेवल पर एंट्री पॉइंट रिटेल भी कर सकते हैं? प्रियंका, स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? इंडियन ह्यूम पाइप, राइट? यस, करेक्ट। ओके सो यस, स्टॉक अच्छे अपट्रेंड में था, एक करेक्शन देखा हमने, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है। 230 से 235 का जो एरिया है, बहुत अच्छा बेस है। 230 पे इसको 100 मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फिर से बाइंग साइड फेवरेबल नजर आता है। नीचे 220 का आप स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हो। स्टॉक जैसे ही 255 के ऊपर निकलेगा, जो मूविंग एवरेज है, हमको फिर से तेजी देखने को मिल सकती है 275 से 280 के लेवल की ओर। ये तो बात हुई प्योर पाइप प्ले की, लेकिन एक और स्टॉक जो भी मैं और अजय भी डिस्कस कर रहे थे, अजय, सूर्य रोशनी, जिसमें आप बता रहे हैं कि उसमें भी एक पाइप का कंपोनेंट है, पर वो लगता है बहुत एक्साइट करता नहीं है इन्वेस्टर्स को। मुकुल अग्रवाल भी देखिए ऑफलोड कर रहे हैं, प्रॉमिस रहा, बट लेके आइए 1 साल का चार्ट, बट ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता था मुझे लगता है। और अब सरप्राइजिंग नहीं कि मुकुल जी भी थोड़ा बहुत अपना माल बेच रहे हैं। इसमें और एक से एक बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं। उम्मीद ये थी कि बहुत लंबा पैसा बनाएगा, बट ठीक ठाक चला है। पिछले 1 साल में डबल हुआ है, पिछले 1 साल में ही डबल हुआ। उससे पहले तो बहुत समय तक एक रेंज में भी रहा है। बहुत पेशेंस टेस्ट किया है स्टॉक ने, और इसलिए हमने देखा कि यहाँ से मुकुल अग्रवाल तो एग्जिट ले रहे हैं। और लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे और इन्वेस्टर्स भी हैं। लेकिन अभी आज क्या इस स्टॉक पे प्रेशर आ सकता है सूर्य रोशनी पे, सुमित? यहाँ पे चार्ट का स्ट्रक्चर देखिए तो रिसेंटली इसने काफी अच्छा गेन दिखाया था। जो लेवल थी 750 से लेके अप्रोक्सीमेटली 1150 तक अपना एक रेंज बनाया था, और फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आया। लेकिन अभी भी मैं बोलूंगा ये नियर टू द प्रीवियस रेजिस्टेंस है, जो एक सपोर्ट की तरह काम सकता है। तो 900 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और बिल्कुल यहाँ पे अगर कल ये अपना एक रेंज ब्रेक कर रहा है 990 का, तो बिल्कुल ये अपसाइड का मोमेंटम फिर से बना सकता है। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्ड है, आप यहाँ पे होल्ड रखिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 900। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और स्टॉक्स। जतिन, ये
टाटा मोटर्स पे क्या व्यू बन रहा है अब? कल शाम को नंबर तो ठीक ठाक आया, उन्होंने वापस से अपनी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव 300 मिलियन पाउंड की कमेंट्री भी एक बार बातचीत करती हुई। स्टॉक काफ़ी बढ़िया चला है 50% और अब 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है 620 पे। क्या ये अटेम्प्ट करेगा? क्योंकि कल भी हमने देखा था ऑटो में तेजी थी 650 की तरफ जाने की। या कौन से लेवल्स पे आपको कंफर्ट आएगा न्यू एंट्री के लिए अगर ये पुल बैक आता है तो? देखिए टाटा मोटर्स की अगर जो मैं बात करूं तो मेरे को लगता है कि मच नीडेड एक कंसोलिडेशन के थ्रू जा रहा है। ऑलरेडी 6 से 8 वीक हो गए ये कंसोलिडेशन में। हमें लगता है कि ये टाइम वाइज करेक्शन अंडरगो कर रहा है। हमें लगता है कि अगर जो प्राइस की बात करूं तो मेरे को लगता है कि 600 595 ये रेंज में अगर जो मिलता है, जो कि जो कंसोलिडेशन का लोअर रेंज है, वहां पे एक बार अगर जो डिप आता है तो मैं डेफिनेटली एक बाय का अटेम्प्ट करूंगा। वहां पे 20 वीक मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है, तो मल्टीपल सपोर्ट पैरामीटर्स आ रहे हैं वो रेंज में 600 595 की रेंज में। हमें लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव है। ये जो डिप है, कंसोलिडेशन है, वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 660 से लेके 700 तक के लेवल्स भी हमें दिखने चाहिए। तो हो गया टाटा मोटर्स पे कॉल। कल उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक बड़ा ब्रेकआउट हमने देखने को मिला था। लेके आइए कल का चार्ट डायरेक्टर साहब। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, हालांकि इसके अंदर डेटा तो काफ़ी नया सा है, लेकिन फिर भी क्योंकि रिसेंट आईपीओ है, 3 महीने 6 महीने का चार्ट दिखाइए। अच्छे दावों पे इन्होंने अपने आईपीओ को प्राइस किया था और वहाँ से उत्कर्ष 27 रुपये का था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। काफ़ी अच्छा चला है। अब इसके अंदर यही है कि मामला 27 वाला 40-45 पे रजिस्टर हुआ, उसके बाद भी चला। संतोष, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का डेटा क्या बता रहा है? ये सजी जी, ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद, अच्छी लिस्टिंग के बाद एक लंबे कंसोलिडेशन में चले गया था और कल उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया। नॉर्मली देखा जाता है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग प्राइस होती है उसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एक फ्रेश मोमेंटम बनता है, तो मुझे लगता है और तेजी बन सकती है। हालांकि कल की बड़ी तेजी के बाद स्टॉक थोड़ा और कंसोलिडेट कर सकता है। कोई रिट्रेसमेंट दिखाए आपको 55 रुपीज़ के आसपास तो वो एक अच्छा एंट्री लेवल रहेगा। नीचे अब 50 का लेवल बहुत अच्छा बेस बन चुका है, ऊपर में 64-71 रुपीज़ के टारगेट बन रहे हैं। आप भी ये स्मॉल फाइनेंस एरिया ट्रैक करते हैं? उज्जीवन में अच्छी बाइंग हो रही है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस का सेकंड क्वार्टर अपडेट मजबूत आया है। एमएफआई में सैटिन क्रेडिट अब फंड रेज करना चाहता है। ये जो पूरा एमएफआई वाले जो एक वर्ग है बोरोवर, उसको जो केटर करने वाली कंपनीज है, उनमें आपको कौन सा नाम सबसे अच्छा लगता है? सर मेरे से बोल रहे हैं? जी हाँ अभिषेक। सर हमारा पिक तो यानी कि उज्जीवन फाइनेंशियल ही ये रहेगा, क्योंकि अभी एक तो रिवर्स मर्जर चल रहा है राइट नाउ, और उसके कारण से आपको ये स्टॉक 12-15% उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बजाय आप फाइनेंशियल के थ्रू उसको आप प्ले करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें रिवर्स मर्जर मेरे को ये 2 से 3 महीने में खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी एनसीएलटी का अप्रूवल मिल चुका है। अभी एक लास्ट अप्रूवल शेयर होल्डर्स का भी है, तो ये 2 से 3 महीने में आपको स्टॉक आज उज्जीवन 600 रुपए के आसपास से थोड़ा नीचे चल रहा है। तो अगर, और ये काफी अच्छी बुक, जो रिकवरी इसने जो दिखाई है मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रिकवरीज आप बोलेंगे लास्ट 1.5 साल में दिखाई है, इन टर्म्स विद ग्रोथ, इन टर्म्स विद रिकवरी। हमने इस कंपनी को 15% ग्रॉस एनपीए से 5% ग्रॉस एनपीए में आते हुए देखा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी रिकवरी आज की तारीख में ये आगे 2% का करीब का टारगेट है, और वो 2% आई थिंक दे विल बी डूइंग इट इन दिस ईयर। तो क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी है, मैनेजमेंट साइड भी उन्होंने एग्जीक्यूशन काफी अच्छा किया है। ये एक आप डेफिनेटली, हमारा व्यू अगर यही है कि अगर आपको खेलना, और ये साइज थोड़ा बड़ा है रिलेटिवली उत्कर्ष एंड ऑल दिस थिंग, तो व्यू यही है कि अगर आपको खेलना है तो उज्जीवन और इक्विटास मेरे प्रेफर्ड पिक रहेंगे इस सेक्टर में। अच्छी बात यह है कि आज मार्केट के अंदर जो भी ओपनिंग टेक प्लेस हो रहे हैं, यानी कि जो प्री ओपन सेशन के अंदर सौदे पंच हो रहे हैं कटवाने या लगाने के लिए, वो 100 पॉइंट आसपास निफ्टी के ऊपर हो रहे हैं। ये अच्छा पॉइंट है कि मार्केट ने कल 500 बचाया, आज 600 को ओपनिंग में दिखा देगा तो अच्छे से शॉर्ट ट्रैपिंग हो जाएगी। 650 का एक रेजिस्टेंस एरिया में भी, इसको भी चेक कर लेंगे हम। ये आपके सामने है। अभी तक ये 9.8 पे फ्रीज हो जाएगा, बट अभी तक जो सौदा पंच हो रहा है करीब 90 पॉइंट ऑन एन एवरेज ऊपर जाके हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, पूजा से जरा एक्शन स्टॉक्स समझ लेते हैं इन बिटवीन। पूजा, जरा बताएं आज के एक्शन स्टॉक्स।
जी काफ़ी सारी कंपनी ने अपने दूसरी तिमाही की अपडेट लगातार अनाउंस कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले नायका ने अपना अपडेट अनाउंस किया जिसमें कि सभी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीपीसी कारोबार में 20% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। कल्याण ज्वेलर्स के भी Q2 के अपडेट आए जिसमें कि अगर उनके कंसो आय में देखेंगे तो 27% की बढ़ोतरी और भारतीय ऑपरेशन के लिए आय में 32% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंजल वन के भी नंबर्स आए हैं और यहाँ पर सितंबर में ग्राहकों की संख्या में 47% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है साल आधार पर। इंटरग्लोब एविएशन भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने अपने टिकट के दाम में 300 से 1000 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज की घोषणा कर दी है, तो आज स्टॉक पर भी नजर रखें। और आखिर में बात करते हैं अदानी विल्मर की। यहाँ पर भी दूसरी तिमाही के अपडेट आए, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हर फ्रंट पर देखने को मिले हैं और कंपनी कह रही है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट में देखने को मिल सकती है, तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ठीक है, अडानी ग्रुप का अडानी विल्मर पिछले 3-4 दिन से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ भी ट्रेड कर रहा है और अच्छी पोजीशनिंग भी इसमें हुई है, तो एक बार इस पे जो बिजनेस अपडेट आया इसका भी आज रिएक्शन पॉजिटिव आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब खुश बोरा को भी अपने साथ जोड़ते हैं और एक बार उनसे ज़रा समझ लेते हैं उनके आज के ओपनिंग ट्रेड कौन से हैं। खुश, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बताएं आज शुक्रवार के दिन आज आपके सौदे कौन से होंगे? यहाँ टिम्पी, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, जहां तक इंडेक्स की बात है, एक टाइम करेक्शन हम देख रहे हैं बिटवीन दैट 19300 19600 का जो जोन है इसके आसपास। और जब तक मेरे रिजल्ट सीजन शुरू नहीं होता तब तक हो सकता है कि ये सिलसिला जो है ये चलते रहे थोड़े समय के लिए। प्लस बहुत सारे की डेटा पॉइंट्स आने हैं तो उन पे भी मार्केट रिएक्ट करते चलेगा। तो इंडेक्स पे फिलहाल आप डे टू डे बेसिस पे व्यू बनाए, कोई ट्रेंड फिलहाल ना ढूंढे जब तक रिजल्ट सीजन शुरू नहीं होता। लेवल्स में वॉच आउट कर रहा हूँ 19300 और 19700 के हैं ऑन द निफ्टी। बैंक निफ्टी पे 43800 और 44700 के हैं। साथ ही जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है ये काफी अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे 2 पिक्स हैं उसमें पहला है KPIT टेक। देखिए, स्टॉक में एक अच्छा सा करेक्शन चल रहा था, कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा था, लेकिन जो रिबाउंड आया है वो भी इक्वली शार्प आया है और हमने लगातार इस स्टॉक को बाय रिकमेंडेशन दिया है। स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट भी कर रहा है अगर आप देखें तो पिछले कुछ सेशन से अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड। तो यहाँ पे नियर टर्म में अगर आप एक व्यू लेना चाहें तो 1175 1200 के टारगेट्स के लिए बाय पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। 1135 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब जो मेरा अगला पिक है वो है सिरमा SGS। देखिए, इस स्टॉक को मैंने 10 से 15 दिन में 3 से 4 बार रेकमेंड किया है। 550 के रेट से हमारा इसमें पहले रिकमेंडेशन था। अब मार्केट एक करेक्टिव कंसोलिडेटिव फेज में है और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 650 के करीब आ चुका है। तो इसमें जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अपैरेंट है। वॉल्यूम भी आप देखें तो पिकअप कर रहा है और प्राइस एक्शन तो पॉजिटिव है ही। अब ये जो मोमेंटम है ये जारी रह सकता है। नियर टर्म के हिसाब से आप 655 675 के टारगेट लेके चलें, बट हमारा व्यू है कि इसको अगर आप थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड करें तो 800 तक के भी लेवल्स आपको इसमें देखने मिल सकते हैं। नियर टर्म के लिए अगेन स्टॉप लॉस जो है 625 का रहेगा। एंड एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स जो है हमने हमारी एडवाइजरी सर्विस के तहत हमारे क्लाइंट्स के साथ भी डिस्कस किए हैं। दोनों शेयर आपके नोटिस करने वाले हैं, खासकर KPIT टेक मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इस शेयर पे हम ज़रूर ध्यान रखने वाले हैं। खैर, आज के मैं आपको लेवल्स ऑलमोस्ट फ्रीज होने को हैं। अच्छी बात यह है कि जैसे मैं आपको नोटिस करवा रहा था कि 19600 के ऊपर ही निफ्टी खुलेगा, तो पहला पॉइंट 19600 के ऊपर ही आएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट है बैंक निफ्टी को भी हम थोड़ा वेट करेंगे 1 घंटे के लिए। आज बैंक निफ्टी को 1 घंटे के लिए आपको वेट करना है। 10:30 पौने 11 बजे के बाद आप उसमें चेक कर लेना, निफ्टी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इंडिगो की बात हुई थी 3% ऊपर, उज्जीवन फाइनेंस 5.5% ऊपर खुल रहा है। इसके अलावा बजाज ऑटो करीब 2% ऊपर खुल रहा है और साथ ही टाटा मोटर्स का जो DVR है वो करीब 1.5% ऊपर खुल रहा है। कल्याण जी भी 2% ऊपर खुल रहा है। एक बार ये गोल्ड वाली कंपनी है ना कल्याण जी, इसके बारे में पता कर लेते हैं। सुमित, एक बार जरा चेक करेंगे। कल्याण जी ज्वेलर्स कैश की कंपनी है, 240 के आसपास का रेट है, 2% ऊपर खुल रही है आज। जी, मोमेंटम देखिए काफी अच्छा है स्टॉक में। आप यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश बाइंग पोजीशन भी बना सकते हैं। देखिए, एक रिबाउंड किया था अपने पिछले सपोर्ट से ही, जो था करीबन 208 से 210 का जोन, और कंटिन्यू मोमेंटम बना हुआ है। कल के सेशन में भी काफी अच्छी क्लोजिंग दी थी और जो उसका नियर बाय रेजिस्टेंस के ऊपर ही 233 लेवल्स। तो बिल्कुल आप यहाँ पे जिनके पास ऑलरेडी होल्ड है आप बने रहिए, और जिनको न्यू पोजीशन बनानी है वो भी बना सकते हैं। जो हम पहला यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो पहला अपना पिछला हाई 260, और अगर 260 के ऊपर जा रहा है तो ये स्टॉक 286 तक भी जा सकता है। बार्सिलोना में ठीक है, ओके फाइन। तो ये तो हुई
कल्याण ज्वेलर्स पर बाय रिकमेंडेशन बिजनेस अपडेट भी अभी फिलहाल आया, 2.5% आप ऊपर देख भी रहे हैं स्टॉक को। लेकिन आज क्या खबर, खास सेगमेंट शरद लेकर आए हैं, एक स्टॉक जिसमें डीलिंग रूम में गपशप भी है और खबर चल रही है। बताएं शरद। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड। और यहाँ पे ये कंपनी जो है मैकडॉनल्ड्स की जो ब्रांड है उनकी जो फ्रेंचाइजीज़ है वो जो है आप वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में रखते हैं। और यह जो खबर है कि जो है बज़ आ रही है कि कंपनी जो है लुक देख रही है कि जो मेकओवर करने का कोशिश कर रही है उनके मैकैफे ब्रांड का। आप देखेंगे जो मैकैफे ब्रांड होती है जनरली जो आप कॉफ़ी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनके साथ एंसिलरी होते हैं उनके बड़े बड़े शोरूम्स में, उसको मैकैफे ब्रांड कहते हैं। और एक्सपेक्टेड है कि जो फूड ऑप्शंस है उसमें जो है बढ़ोतरी देखने मिल सकती है और उनके जो कोर इनोवेशंस हैं वो देखने मिल सकते हैं उनके कोर प्रोडक्ट्स में। अब ये इनोवेशंस के कोर प्रोडक्ट्स कौन से हुए, वो हुए कॉफ़ी, बर्गर और चिकन के सेगमेंट्स को। तो इस पे जो है ओवरऑल एक मेकओवर देखने जो है मिल सकते हैं आने वाले महीने में। अब जो है Q2 नंबर्स जो हमने चैनल चेक्स की तो पता चला कि जो ओवरऑल डिमांड जो है थोड़ी म्यूटेड है। अब इसका कारण जो है ऑफकोर्स है कि इन्फ्लेशन जो है उस पर बढ़ोतरी देखने मिला है। इसके कारण जो SSG होती है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, उसमें भी जो थोड़ी म्यूटेड ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है Q2 में। हालांकि Q3 में जो है इम्प्रूवमेंट के जो है कुछ चैनल चेक सजेस्ट करे कि इन्फ्लेशन डिक्लाइन हुआ है और जो फेस्टिव सीज़न है और जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं उसके कारण डिमांड में रिवाइवल देखने मिल सकता है। और इसके अलावा दो अहम ट्रिगर है जो आपको ट्रैक करना होगा, वो है फेस्टिव सीज़न और जो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है तो उसके भी जो है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑर्डर्स देखने मिल सकता है। शरद बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर लाने के लिए। पॉजिटिव खबर है। 4 मिनट रह गए बाजार खुलने में, जल्दी से अभिषेक के पास जाता हूँ। अभिषेक, आपको वेस्टलाइफ पसंद है या उसके प्रोडक्ट्स ही पसंद है या आप बर्गर की ज़्यादा पसंद करते हैं? आई वुड प्रेफर वेस्टलाइफ। हाँ ठीक है, क्या टारगेट है आपका इंटरनली वेस्टलाइफ पे? सर अभी वर्ल्ड कप चालू हो रहा है तो मेरे को लग रहा है कि ये सब प्रोडक्ट्स की डिमांड वगैरह थोड़ी बढ़ेगी राइट नाउ। तो अभी स्टॉक में भी थोड़ा अगर आप देखेंगे तो आई थिंक दैट लुक्स आप देख सकते हैं। और अभी रॉ मटेरियल व्हीट प्राइसेस वगैरह नीचे आए हैं तो इसका भी इनको बेनिफिट मिलना चाहिए सर। टमाटर प्राइस नीचे आ चुके हैं। क्या बात है, सारी चीज़ें, हाँ इंग्रेडिएंट्स के तो दाम नीचे आए हैं लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने वाली है और इंग्रेडिएंट्स नीचे आ गए। तो शॉर्ट टर्म में वेस्टलाइफ को इस बात का फ़ायदा हो सकता है। साथ में हमारे कुछ तो नहीं है जो फिटनेस फ्रीक हैं तो वो इन सारे स्टॉक्स को ट्रैक नहीं करते बट जुबिलेंट करते हैं वो, है ना? कुछ सरप्राइज की जुबिलेंट कोई हेल्थ कॉन्शियस पिज्जा बना नहीं, ये जो है ना सिर्फ भाव ट्रैक करते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाते, सिर्फ भाव ट्रैक करते हैं। I was just going to say that Ajay, I was just going to say that कि फिटनेस अपनी जगह पे है, मनी मेकिंग अपनी जगह पे है, तो स्टॉक्स तो हम सारे ट्रैक करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल प्रेफरेंसेस। बट यू आर राइट, देखिए जुबिलेंट में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन बना हुआ है, थोड़ा सा साइडवेज हुआ है बट आई थिंक दैट इज अलोंग विद द मार्केट्स। अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज टू मच ऑफ एन इशू हियर। यहाँ पे अगर आपको ये मिले करीब 520 से 525 की रेंज के आसपास तो जो बाइंग प्राइस है ये और अट्रैक्टिव हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे मुझे जो है एटलीस्ट रादर नियर टर्म ट्रेंड जो है थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। तो इसमें भी आप ट्रेडिंग के हिसाब से पोजीशन लेना चाहे तो ले सकते हैं 545 555 तक के लेवल्स के लिए। ऑल राइट, ठीक है, ये तो बात हुई जुबिलेंट फूड पर। लेकिन नायका का भी बिजनेस अपडेट आया, अभी पूजा में बता के गई और सारे सेगमेंट में उनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और आपको तो एक्चुअली ऑलमोस्ट इसकी तो बात भी नहीं होती अब नायका की। बिल्कुल 100% यूज करती हूँ। आप पसंद करती हैं? सिर्फ प्रोडक्ट्स को यूज पसंद करती हूँ। देखिए अगर आप प्रोडक्ट पसंद करती हैं वो रिफ्लेक्ट होगा कारोबार में, जो आप बता रही हैं। बट दैट्स अ मार्केट प्लेस आल्सो ना। एक्चुअली अजय बात यही है क्योंकि इट्स अ मार्केट प्लेस, आप वहां जाकर यूज करते हैं लेकिन आप बाय कर क्या रहे हैं, ये भी तो बड़ी बात है। पर खबर ये है कि इनको टाटा क्लिक और कंपटीशन बहुत तगड़ा हो जाएगा। Exactly. इसलिए भाव चल ही रहा है। बाकी सारे कंज्यूमर टेक चल गए, ये स्टॉक चला ही नहीं। आपके अलावा कोई पैनल पे आज है नहीं जो जिनसे मैं एक सेकंड ओपिनियन ले सकूं। तो भाव अब किससे बात करने वाली थी? हाँ, मैं सोच रही थी इसी पर एक बार बात कर लेते थे। 3 महीने में सिर्फ 5% चला है। अगर सारी कैटेगरी में बिजनेस अपडेट अच्छा आया है तो क्या स्टॉक में थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आ सकता है? संतोष बताएं, स्टॉक यहाँ से खरीदेंगे इन लेवल पर? प्रियंका, स्टॉक में मोमेंटम तो नहीं है, बस यही है कि स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा मोमेंटम, लेकिन अगर कोई लेता है तो 140 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 155 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब होता है तो एक मूव हमको 170 175 तक देखने को मिल सकता है।
बेस बनाने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक अभी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वमाक्षी हमारे साथ बनी हुई है आज की बिग बोल्ड ब्रोकरेज लेकर। एक रिपोर्ट खास उनके पास है, ये समझते हैं। जी बिल्कुल, आज का बिग बोर्ड ब्रोकरेज है कॉन्कॉर्ड बायोटेक के ऊपर। हम देख रहे हैं कि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कॉन्कॉर्ड फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स को टारगेट करता है, जिसमें काफ़ी हाई एंट्री बैरियर्स है, काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है कंपनी का और इनफैक्ट उनके पास एडिक्वेट कैपेसिटीज़ भी है कि अगले 5 से 7 साल में वो ग्रो हो सके। रेवेन्यू करीब 20% कैगर और मुनाफा करीब 30% कैगर से ग्रो हो सकता है अगले 3 साल में, ऐसा जेफरीज का मानना है। और इनफैक्ट उनका कहना है कि कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले एक प्रीमियम ही डिजर्व करती है सुपीरियर ग्रोथ प्रोफाइल के चलते। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते जेफरीज ने कॉन्कॉर्ड बायोटेक पर खरीदारी की राय के साथ तो कॉन्कॉर्ड बायोटेक में एक रिपोर्ट है, आज हमारी बिग बोल्ड ब्रोकरेज के अंदर शामिल है। बाजार खुलने को है, 20 सेकंड बाद खुल जाएगा। 75 पॉइंट ऊपर जो फ्रीज हुआ है, पहला टिक 19,600 के ऊपर देखेंगे। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छा आएगा और आज 50 में से करीब 45 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़कर खुल रहे हैं कल के लेवल से भी। तो कल तो आपने एंजॉय किया, थोड़ा बहुत खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग, और आज भी शायद सेशन पहला ये रहेगा। तो ओपनिंग टिक आ चुके हैं, पहला पॉइंट 61 पॉइंट का ही आपको दिखेगा निफ्टी पर। एडवांस डिक्लाइन भी आपको दिखाएंगे, 1300 शेयर हैं, जैसे मैं बात कर रहा था कि काफ़ी बड़ा गैप के साथ खुलेगा और ये गैप दिखा एडवांस डिक्लाइन के साथ। और दूसरा आपको निफ्टी बैंक देखेंगे, 124 पॉइंट ऊपर है, अभी 44,330 पे है। मैं रेजिस्टेंस दोनों के बता देता हूँ। 19,650 निफ्टी का रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, एक तो है 44,300 जिस पे भी ये ट्रेड कर रहा है और दूसरा 44,500। तो इसी रेंज को बचाने की मार्केट आज कोशिश करेगा। आज दिन भर ठीक पॉलिसी से पहले अगर बाजार ने जो ओपनिंग के लेवल भी दिखा दिए, अगर ये भी बचा लेना तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। नहीं तो ये कहीं शेक ना करे, बस मेरे को इसी चीज़ का डर है कि बाजार कहीं शेक करके इन लेवल्स को खो ना दे जिसको ओपनिंग में मिले हैं। अगर ये खो देता है तो फिर तो आपको वेट करनी चाहिए, कोई बड़ा सौदा पंच ही नहीं करना आपको। आ जाते हैं फटाफट से खरीदारी वाले ट्रेड पे। बजाज ऑटो, JSW स्टील, टाइटन, टाटा मोटर्स, इन सब में बढ़त करीब 0.25 से 1% के आसपास की है। तो ये आपको सारे के सारे शेयर्स हमने आपके सामने रखे। ज़्यादा हिस्सा किस चीज़ का है? कुछ ऑटो कंपनीज़ का है, कुछ स्टील कंपनीज़ का है और इक्का दुक्का डिफेंसिव हैं, जैसे कि सिप्ला, NTPC, इस तरह के डिफेंसिव। और बजाज के 2-3 शेयर आप नोटिस करेंगे स्पीड से। तो इसमें हो क्या रहा है कि इसमें बड़े शेयर अभी थोड़े एब्सेंट दिख रहे हैं। इसमें ऐसा वेटेज वाला कोई पक्का शेयर नहीं आ रहा जो कि बाजार को इस रेंज से और स्पीड से ऊपर लेके जाएगा, इसलिए वेट करना लाजमी है। दूसरा पॉइंट है और शेयर कौन से हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज कमज़ोरी वाले शेयर भले आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे FMCG प्लेयर दिख रहे होंगे, वो शायद इन्फ्लेशन को थोड़ा डर के माहौल में अभी रुके हुए हैं कि RBI गवर्नर का इन्फ्लेशन के ऊपर कुछ ऐसा ना बोल दे। क्रूड वगैरह भी हाई बना हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रेशर दिख रहा है। अदरवाइज वैसे अगर आप इन FMCG वाले शेयर्स को छोड़ देंगे तो ज़्यादातर बाजार के अंदर आज बाइंग हो रही है, तो साइडवेज हुआ पड़ा है। ये मैं टॉप पहले 50 काउंटर्स के जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने। आते नेक्स्ट 50 पर, इसके इतर क्या हो रहा है? जिंदल स्टील, इंडिको, अदानी विल्मर, उसका अपडेट आया था, हमने कहा था ये अच्छे चलना चाहिए, ठीक है इसका अपडेट। श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहाँ पर आज 1 से 0.25% तक की बढ़त आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। अगर आप एडवांस डिक्लाइन को वापस से चेक करेंगे ना, 1 मिनट बाद जो स्क्रीन पे लगा हुआ है, उसमें 1450 शेयर हो चुके हैं। डिक्लाइंस भी बढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है, बट 1450 शेयर्स भी हैं। अब आप हीट मैप चेक करेंगे, आप देखेंगे हीट मैप में अभी तक आपको कोई शेयर नहीं मिल रहा। हम क्या करते हैं कि करीब 12 शेयर्स की एक लिस्ट है, 4 के गैप में 3 प्लेट्स हैं, तो आप 12 शेयर्स देखते होंगे। टोटल 12 शेयर्स जो है पहले, वो आपको ग्रीन में ही दिख रहे हैं। तो पहले 10 से 15 शेयर्स में आपको बड़ा शेयर नहीं दिखेगा, एक मारुति को छोड़ के। दूसरा जो शेयर दिख भी रहे हैं उनमें 1 से 1.5% तक की मजबूती हाईएस्ट है। ये आपके लिए नोटिसेबल पॉइंट है, थोड़ा रुक जाना चाहिए। इंडाइसेस में वैसे भी ट्रेड आपको बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, जो मिलेगा स्टॉक्स में मिलेगा। अब जरा छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है और मेहमान क्या आपको ट्रेड दे रहे हैं, ये प्रियंका के पास चलते हैं। आज सबसे बड़ा पैक है क्योंकि थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, तो आप सेल जैसे काउंटर, JSPL, जिंदल स्टील जैसे काउंटर्स में मूव देख रहे हैं। प्रेस्टीज में आज दूसरे दिन भी अच्छी खासी मूव है, कल भी पूरे रियल एस्टेट काउंटर्स तेज थे। क्रेडिट पॉलिसी से पहले आप देखें तो सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं, क्योंकि दरें बढ़ने की बात नहीं है। उम्मीद है कि शायद इस बार भी चौथी बार होगा जब दरें ना बढ़ें और आप रियल एस्टेट काउंटर्स को
भी रहे हैं। अदानी विल्मर के अच्छे बिजनेस अपडेट्स आए थे, वहां पर मूव है। नवीन फ्लोरिन कल 5%, उसके थोड़ा रिकवर हुआ था, लेकिन बड़ा डेंट इस पर था क्योंकि कॉल में कुछ भी क्लियरिटी नहीं आई थी नए मैनेजमेंट को लेकर, और उसके बाद कुछ ब्रोकरेज हाउस के डाउनग्रेड्स भी थे। लेकिन आप यहाँ थोड़ी सी रिकवरी, 1% तक की रिकवरी तो अभी नवीन फ्लोरिन पे देख रहे हैं। उसके अलावा रिटेल काउंटर्स में ब्रांडेड रिटेल के कई सारे, चाहे वो फुटवेयर हो, फैशन रिटेल हो, वहां पर मूव कल भी थी, आज भी आपको ट्रेंड जैसे काउंटर में मूव दिख रही है। और साथ ही कुछ दूसरे काउंटर्स, मैक्स फाइनेंशियल जैसे। पीएसयू बैंक कल लगाट थे क्लियरली, प्राइवेट बैंक चल रहे थे, लेकिन पीएसयू आज भी आपको बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पीएनबी, इन सब में आपको यहाँ पर आधे से 1% तक की गिरावट अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। ये तो मिड कैप का हाल हुआ। एक बार क्विकली स्मॉल कैप को भी देख लेते हैं कि वहाँ किस तरह का मूव है। वहाँ पर भी अगर देखें तो पहले तो जो सुजलॉन जैसे स्टॉक्स है, जहां पर अच्छी मूव कल भी थी, 5% की तेजी थी, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। दूसरे कुछ और पीएसयू काउंटर्स लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे काउंटर्स, यहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और रियल एस्टेट काउंटर्स में शोभा जैसे काउंटर्स आज भी तेज है, मैपमा इंडिया आज भी तेज है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के साथ QIP है ना, और इसके चलते आप 1% की तेजी देख रहे हैं। और थोड़ा मीडिया काउंटर्स में भी आज अच्छी एक मूव भी दिखाई दे रही है। तो ये तो हुआ मिड कैप और स्मॉल कैप का हाल, लेकिन अब एक्सपर्ट से कॉल ले लेते हैं अजय। जी हाँ, बिल्कुल। एक मेटल इंडेक्स में मार्क करना चाहूंगा, मेटल्स में काफी सॉलिड बाइंग हो रही है। मेटल गेनर्स को देखिए, JSPL सेल, काफी अच्छे गेन्स आपको नजर आ रहे हैं मेटल इंडेक्स में, तो इस पर आप नजर बना के रखिए। एग्जैक्ट ट्रिगर अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेटल इंडेक्स में मूव अच्छा दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग ट्रेड का समय हो चुका है, हम स्टार्ट करेंगे कुश के साथ। कुश, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है आज? यहाँ मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। इस स्टॉक में हम कंसोलिडेशन देख रहे थे और आज हमें एक ब्रेकआउट मिला है 1320 का, जो इसका एक लेवल है जिसको 5 दिनों से ये कोशिश कर रहा था क्रॉस करने की। आज उसके ऊपर ओपन भी हुआ है, सस्टेन भी कर रहा है। तो BSE पे बिल्कुल आप एक पॉजिटिव व्यू लेके चले। नियर टर्म में 1375 और 1395 के दो लेवल्स हैं जो मैं वॉच करूंगा, और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा करीब 1300 के पास। ठीक है, BSE लिमिटेड के ऊपर आप नजर बना के 1300 रुपए का भाव हो चुका है। अक्षय, आपका ओपनिंग ट्रेड? जी, ओपनिंग ट्रेड मेटल स्पेस में रहेगा। ओपनिंग अच्छा रहा है मेटल स्पेस में। यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर का आप सेटअप देखे तो एक बेस जो 680 का है, वहां से एक उछाल करने का कोशिश है, अब तक सक्सेसफुल है। ओपनिंग ट्रेड पॉजिटिव रहा है, 720 का टारगेट बनेगा ऊपर में, तो 675 का स्टॉप लगा के आप जिंदल स्टील एंड पावर बाय कीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 725। ठीक है, JSPL मैंने आपको बताया था मेटल में अच्छा मूव नजर आ रहा है, और अक्षय ने JSPL चूज किया है। सुमित मूलचंदानी, क्या ओपनिंग ट्रेड है आपका, नजर क्या है? दो पे मेरा रहेगा। एक, अगर किसी को F&O का है तो लोअर टाइम फ्रेम पे देखिए, टाइटन ने अच्छा गेन किया है मोमेंटम को, तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है 3257। आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 3227 का फॉर द टारगेट ऑफ 3300 एंड 3325। दूसरा एक कैश का अपने ध्यान दीजिए, शोभा। देखिए, शोभा काफी टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा था, और आज के सेशन में अभी वो अपना प्रीवियस जो हाई और कंसोलिडेशन जोन है उसका ब्रेकआउट दे रहा है। तो एक यहाँ पे छोटे से टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 766, और आज के ही लो का आप एक एसएल मेंटेन कीजिए 708 का। आपका ओपनिंग ट्रेड? जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड MCX है। इस स्टॉक की बात करें तो हमने तेजी देखी थी, स्टॉक करेक्ट हुआ है, और स्टॉक अब अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 1900 के आसपास आया है, सब फिर से बाउंस बैक कर रहा है, और 1900 पे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी एक अच्छा बेस है। तो मुझे लगता है यहाँ से फिर से रिकवरी दिखा सकता है। जैसे ये 2000 का लेवल क्रॉस करेगा, इसमें हमको 2050-2100 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1930 का। अभिषेक, मैं आपसे ओपनिंग ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि JSW इंफ्रा पे आपका क्या व्यू है? 165 के आसपास है, ट्रेड कर रहा है, और लिस्ट एक डिसेंट लिस्टिंग थी 20-25% की, उसके बाद थोड़ी फॉलोअप बाइंग इसके अंदर दिखाई दी। कंपेयर टू अदानी पोर्ट्स, इसका एसेट कैसा दिखता है, वैल्यूएशन कैसे दिखते हैं? देखिए, एक तो मैनेजमेंट का व्यू ये है कि आफ्टर दिस IPO दे विल बिकम डेट फ्री, जो मार्केट को काफी अच्छा लग रहा है। सेकंड, 2000 करोड़ करीब का EBITDA दे आर टॉकिंग अबाउट, तो थोड़ा यानी कि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इतना थोड़ा महंगा हो गया है। बट अगर आप अडानी पोर्ट देखेंगे तो अडानी पोर्ट अभी भी रिलेटिवली चीप है मेरे हिसाब से। आई थिंक अडानी पोर्ट, मेरा इन दोनों में अगर आपको देखना है तो अडानी पोर्ट इज अ रिलेटिवली बेटर पिक, बट उसका कंसर्न यही है, लोगों को प्रमोटर रिलेटेड इश्यूज हैं जिसको, तो बहुत सारे फंड्स उसमें बाय नहीं करते हैं। बट आई थिंक JSW एनर्जी और दोनों कंपनीज, आज आप इंडिया स्टोरी प्ले करना है तो ये बहुत ही सिलेक्टिव
प्लेज हैं राइट नाउ। डेफिनेटली मेरा तो ये, आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। वैल्यूएशन वाइज अडानी पोर्ट मेरे को रिलेटिवली सस्ता लगता है सर। एक अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट ने खुलने के बाद अपने जो लेवल्स हैं उसको खो नहीं रहा है। अच्छा पॉइंट है ये। उसने 67 पॉइंट की तेज़ी अपने पास रखी हुई है। आज हमने आपसे सुबह ये भी बात रखी थी कि बैंक निफ्टी को आज जल्दी से ट्रेड मत करना। बैंक निफ्टी को 11 बजे के बाद ट्रेड करना। देखेंगे आप ना, बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रेंथ को खो रहा है, बट निफ्टी नहीं खो रहा है। तो निफ्टी के अंदर अपनी पोजीशंस को संभाल के रखिए आज के दिन। वैसे मैं फिर से बोलूँगा कि इंडाइसिस में आपको बहुत बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव हैं तो आपका मनोबल ऊंचा रखेगा इंडाइसिस, ऐसा देखने में लग रहा है। एक बार आप एडवांस डिक्लाइन वाली प्लेट और वापस से लेके आएंगे, जिसमें F&O के शेयर भी होते हैं, NSE और BSE भी होता है। उसमें आज ना आप देखेंगे कि F&O वाला हिस्सा ना ज़्यादा एक्टिव रहेगा और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा। अगर आप शुरुआत में एक बार उसको देखेंगे तो ये मेंटेन रहना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं एडवांसेस 136 दिख रहे होंगे आपको, ये मेंटेन रहे यहाँ पे, और बड़े भी नहीं, भले मेंटेन रहे ना तो मार्केट कवरिंग करेगा। दो बड़े शेयर एक बार जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। फर्स्ट है HDFC बैंक एंड सेकंड है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इन दोनों की वेटेज भी आज काम की है, खासकर इसमें HDFC बैंक तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज, उसका रोल कैसा रहता है। अभी आप देखेंगे, ये शुरुआती में आपको सिर्फ नंबर्स दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इन्हीं की बदौलत सब कुछ होगा। एक दो शेयर जरा पता करते हैं। सुमित, बाज़ार खुलने से जस्ट पहले मैंने आपसे कल्याण जी ज्वेलर्स के बारे में जिक्र किया था और आपने भी कहा शेयर ठीक है, मोमेंटम ठीक है। अभी ये शेयर करीब 5% ऊपर आ गया है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करें, बाहर निकले या फिर अभी बने रहे इसमें? डिम्पी जी, ये चीज में तो मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज बुकिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर देन लुकिंग प्रॉफिट। तो बिल्कुल आप पार्शियल बुक कीजिए और पार्शियली बाकी होल्ड कीजिए। अगर नीचे आ रहा है तो फिर से आप उसको बाइंग कीजिए, तो उसमें क्या होगा, आपका बाइंग एवरेज ही लो होगा। तो बिल्कुल 5% सर, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एफडी आपको मिल रहा है, तो फिर गेन करना बेटर। ठीक है, डन। एक संतोष जी, आपकी आज की कॉल थी एक सन टीवी, जिसपे मेरा भी कन्विक्शन काफ़ी हाई है। शुरुआत में अभी उसने मोमेंटम नहीं पकड़ा है, तो क्या सौदा पंच कर लेना है सर, या फिर मोमेंटम की थोड़ा वेट करें अभी? डिम्पी, मुझे लगता है आप करंट लेवल पर भी खरीद सकते हो। स्टॉक हो सकता है कभी भी आज शायद कंसोलिडेट कर दे, अगले हफ्ते बड़ा मुंह दिखाए, या हो सकता है अभी 10 बजे बाद मोमेंटम पकड़े। तो ये स्टॉक चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी, अगर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बजाज फिनसर्व में आज आपको 2.5% की मूव दिख रही है। बजाज फाइनेंस के अच्छा बिजनेस अपडेट आ चुका है और अब बजाज फिनसर्व का भी आना है। उस एंटिसिपेशन में इसमें अच्छी मूव है अब तक, लेकिन कितनी और स्ट्रीम, और बजाज फाइनेंस में भी इनफैक्ट वहाँ तो फंड रेजिंग की खबर है, 1% की तेजी है। बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व, इनमें से कोई आपकी रडार पर होगा कुछ यहाँ से भी ऐड करने के लिए? दोनों ही इनफैक्ट, लेकिन अगर मुझे पिक करना हो तो बजाज फाइनेंस की जो स्ट्रेंथ है ये थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू बजाज फिनसर्व। आप देखिए तो जो इसके नियर टर्म रेजिस्टेंस लेवल्स थे 7,900 के, उनके ऊपर सस्टेन करने में सक्सेसफुल रहा है ये अभी के लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक पोजीशन ले सकते हैं। हालांकि हो सकता है 8,000 के आसपास एक माइनर स्पीड बम्प हो यहाँ पे, क्योंकि टिपिकली इन राउंड फिगर्स के आसपास हम एक पॉज लगता हुआ देखते हैं। बट ये अगर निकल जाए तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 8,200 तक के लेवल्स जो हैं ये भी आ सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस यहाँ से भी हमें रादर पॉजिटिव लग रहा है। 7,800 का ही लेवल है जिसको अभी मैं स्टॉप लॉस बना के चलूंगा, और 8,050 एंड 8,200 के जो लेवल्स हैं ये मेरे लिए पोजिशन टारगेट्स रहेंगे इन बजाज फाइनेंस। ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो ऐड किया आपने बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पे। आज थोड़ा सा एल&टी में प्रॉफिट बुकिंग है, कल टॉप गेनर भी था वहाँ, और दूसरे कुछ और काउंटर। कल्याण ज्वेलर्स के हमने देखा अच्छे बिजनेस अपने आए, उसमें अच्छी मूव है। टाइटन लगातार कितने दिनों से चल रहा है, जिस पर हम बात भी करते हैं, फेस्टिव थीम के, अक्टूबर थीम के कुछ स्टॉक्स में इसे ऐड करना चाहिए क्या? एक बार सिप्ला को भी देखते हैं। सिप्ला में आज 1.5% की मूव है, और बहुत बड़ी कोई फार्मा स्पेस के सारे स्पेस में मूव नहीं है, लेकिन सिप्ला को इन स्पेसिफिकली अगर देखें, थोड़ी सी तो स्ट्रीम वो बात अभी थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन इसकी जो इसमें जो स्टेक बाइंग की न्यूज़ के चलते ऑलरेडी एक अच्छी खासी मूव आ चुकी थी। उसके बाद क्या है, फिर से अब एक और रैली के लिए तैयार है सिप्ला में? आप यहाँ से लेवल्स पर ऐड करने की सलाह देंगे क्या संतोष?
फिलहाल की बात करें तो स्टॉक अच्छा करेक्ट हो चुका था उसके एक्विजिशन की खबर के बाद। अब लेकिन इम्पोर्टेंट जो ब्रेकआउट लेवल इसमें था पुराना, ये 1160 के आसपास का था, वहीं से वापस सपोर्ट ले रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अगर कोई ट्रेड लेता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड है 1145 रुपए का। अगर यहाँ से मोमेंटम पकड़ता है तो पहला 1200 का टारगेट रहेगा, 1200 क्रॉस करता है तो हमको फिर से तेजी 1260 रुपए तक की देखने को मिल सकती है। अब जरा वायर एंड केबल स्टॉक्स लेके आइए, केईआई, पॉलीकैब और आरआर काबल। अभिषेक, इन तीनों में आपको वैल्यूएशन के हिसाब से कौन सा बढ़िया लग रहा है? रीजन ये है कि इसमें एक फ्रेश ट्रिगर है कि कॉपर प्राइसेस 4 महीने के लोएस्ट लेवल पे आ चुके हैं। आरआर काबल अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है लेकिन फॉलो बाइंग दिखी, कुछ के हिसाब से ये महंगा है। पॉलीकैब और केईआई बेटर है। आप किस पे बेट करेंगे, या कोई और यूनिवर्सल केबल या कोई और? मैं अगर इस सेक्टर में खेलना ही है तो सर आई वुड लाइक टू केआई। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। केआई ने अगर आप ग्रोथ भी देखेंगे तो 20% की कंटिन्यूसली ग्रोथ दे आर डूइंग इट राइट ना। वॉल्यूम ग्रोथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर, बिकॉज कॉपर प्राइसेस नीचे आते हैं तो इनको थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है। बट आई थिंक केआई इज समथिंग विच वी आर क्वाइट पॉजिटिव। सेकेंड स्टॉक जो मेरे को लगता है इट्स रिलेटिवली हैवेल्स, जो अभी राइट नाउ एट दिस इस टाइम पे अगर आपका व्यू है एक मच मोर डाइवर्सिफाइड प्ले है, और मेरे को लगता है हैवेल्स इज समथिंग वन शुड डेफिनेटली लुक एट। क्योंकि आज क्या है कि जो हैवेल्स का प्रेजेंस है वो वायर्स एंड केबल्स के अलावा इसमें जो बिल्डिंग मटेरियल स्पेस है वो काफी इंटरेस्टिंग है। मेरे को लगता है कि बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में इंडिया ने जिस हिसाब से आज की तारीख में घर की बुकिंग है राइट नाउ, सबसे बड़ा बेनिफिट आज की तारीख में आज इनका स्विच गियर वगैरह जो दूसरे बिजनेसेस हैं वो भी काफी अच्छा करेंगे। तो रिलेटिवली अगर आपको देखना है तो मेरे को लगता है कि ये दिस इज द बेस्ट प्ले। ऑल्सो एक छोटी कंपनी है राम रत्ना वायर करके, 270 रुपए करीब का भाव है। डेफिनेटली अगर आप उसको देख सकते हैं तो उसको भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 3-4 कंपनीज मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है। आरआर केबल डेफिनेटली आज जिस हिसाब से ग्रोथ चल रहा है राइट नाउ, वैल्यूएशन महंगा है सर, बट मार्केट में वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म में नहीं चलते हैं और मोमेंटम प्ले होते हैं राइट नाउ। आरआर केबल में जिस हिसाब से अभी नया हमारा जो मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने बोला था कि जिस हिसाब से नए प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करेंगे तो वो एक लोगों को काफी इंटरेस्ट लगा है। बट इवन इस लेवल पे मैं भी रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं थोड़ा वीकनेस पे इन स्टॉक्स में देखने की उम्मीद रखूंगा। बट ओवरऑल स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है और ये इंटरेस्टिंग स्पेस थोड़े टाइम तक और रहना चाहिए। आइनॉक्स ग्रीन और आइनॉक्स विंड दोनों में आज अच्छा विंड है, उनके सेल्स में अच्छी मूवमेंट से दिख रही है। आप किससे बेट करना चाहेंगे? कहीं ट्रेड दिख रहा है दोनों में से, आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स ग्रीन? कुछ दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड हैं। अगर मैं देखूं तो जो इनमें एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर था ये खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट एट रिकवरी, और दोनों ही इंसिडेंटली अपने 20 डे मूविंग एवरेज जो है इसके बिल्कुल ही पास प्लेस्ड हैं। अब अगर मुझे पिक लेना हो तो द स्टॉक दैट हैज अ स्लाइट एज इज आइनॉक्स विंड। इट हैज स्लाइट मोर विंड सेल्स एज यू सेड। देखिए मोमेंटम के हिसाब से थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है कि जो पोजीशन जो पुश है ये थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे आप एक पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। 50 डे मूविंग एवरेज के करीब है और 200 का इसका एक रेजिस्टेंस जोन था उसके भी ऊपर है, और जैसा मैंने कहा मोमेंटम इंडिकेटर पे स्लाइट एज है। तो दोनों में से मुझे अगर एक चूज करना हो तो मैं आइनॉक्स विंड चूज करूंगा। 210 मेरे लिए पहला नंबर निकल के आएगा। जो दूसरा टारगेट है ये 222 का है इंसिडेंटली, तो ये लेवल्स हैं जो मैं वॉच करूंगा। और जो मेरे लिए स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे वो 195 के करीब रहेगा। सो एज आई सेड, गिवन अ कपल ऑफ फैक्टर्स, आइनॉक्स विंड हैज अ स्लाइट एज ओवर आइनॉक्स ग्रीन करंटली। ठीक है, आपको ना बड़ा स्पेसिफिक यहाँ पे होके चलना पड़ेगा। अलग अलग स्टॉक्स चुनिए इस समय। इंडाइसिस तो देखिए जान अपनी दिखा रहे हैं। जैसे मैं बार बार आपको इसलिए नोटिस करा रहा हूँ क्योंकि आज पॉलिसी से पहले वाला बाज़ार और पॉलिसी के बाद वाला बाज़ार में थोड़ा फ़र्क आ सकता है। तो इससे पॉलिसी से जो पहले वाला बाज़ार है वो आपको स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ओपनिंग गैप के साथ, सेकेंड डे गैप के साथ हुई, लेवल्स को मेंटेन कर दिया, एडवांस डिक्लाइन ठीक कर रखा है, बड़े शेयरों की पार्टिसिपेशन डाल रखी है। तो ज़्यादातर चीज़ें, अच्छा इंडिया विक्स को भी स्लाइटली डाउन कर रखा है। तो ज़्यादातर जो वाइटल्स होते हैं ना मार्केट के, जिसको टिपिकली चेक किया जाता है, वो सारे के सारे अभी तो ठीक हैं। लेकिन पॉलिसी के बाजार बाद भी क्या ये वाइटल्स ठीक रहेंगे? अगर ये ठीक रहे
तो बिलीव मी आज बैंक निफ्टी आपके लिए बाद में ट्रेड बनेगा, बट बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। बट अभी के लिए तो HDFC, ICICI, कोटक ने अच्छे से प्लेस कर रखा बैंक निफ्टी को। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा इंडाइसिस को छोड़ के आप स्टॉक्स पकड़ेंगे, आपको ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिलेगा। एक दो शेयर सौदे देख लेते हैं, चेक करवाते हैं। सुमित जी, एक शेयर जरा आप चेक करना, स्टोव क्राफ्ट के नाम से एक कंपनी है, स्टोव क्राफ्ट। ये डेली चेक करेंगे तो 200 दिनों की एवरेज पे भी है और उसके बाद ये चल भी रहा है। अब आज थोड़ा मोमेंटम शायद पकड़े और कल भी चल जाए। एक बार करेंगे सुमित जी, अगर आप हैं तो। डिम्पी जी, यहाँ पे देखिए स्टॉक ने अपना प्रीवियस जो एक रिजेक्शन एरिया दिखाया था वो था करीबन 560 का 2 से 3 बार, लेकिन कल के सेशन में क्लोजिंग भी मिला है, बस यहाँ पे फॉलो अप। तो बिल्कुल यहाँ पे आप स्टॉक को होल्ड रखिए, और जिनके पास ऑलरेडी होल्ड है 540 एक नियर बाय का एक सपोर्ट आप स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेश पोजीशन के लिए भी आप इनिशिएट कर सकते हैं। जो पहला टारगेट एक्सपेक्ट है दैट इज अराउंड 620। ठीक है, एक शेयर तो ये हो गया। दूसरा, आज लिस्ट में मेरे को अडानी ग्रुप के शेयर्स भी काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। उसमें से अडानी एंटरप्राइजेस कोशिश कर रहा है 2500 के ऊपर आके और 2500 को मेंटेन भी करे। एक बार जरा अडानी एंटरप्राइज पे संतोष का एक व्यू ले लेते हैं। संतोष सर, जरा अडानी एंटरप्राइजेस चेक कीजिए, जस्ट अभी आया है 2500 के ऊपर। यस डिम्पी, अडानी एंटरप्राइजेस मेरे भी रडार पर है। परसों के ट्रेडिंग सत्र में इसमें एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई थी, बिल्कुल सपोर्ट से 2350 के। कल कंसोलिडेट किया और आज फिर से फॉलो बाइंग दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद ये स्टॉक यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। अगर कोई ट्रेड लेता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2425 रुपए का। ऊपर में पोटेंशियल है स्टॉक में 2630 तक की रैली दिखाने का। उसमें अच्छा रिबाउंड से देखने को मिल रहा है। एक स्टॉक पर डिस्कस करना चाहूँगा, भागवत साहब आप बताइए, बीओबी में एक फंड रेजिंग की बात चल रही है। बीओबी अगर हम देखें सारे पैरामीटर्स में मजबूत चल रहा है, बट एसबीआई की तरह बीओबी में थोड़ा सा प्रेशर सा दिखाई दे रहा है। ये देखिए 6 महीने के हाईएस्ट लेवल्स पे हालांकि बैठा हुआ है, टूट भी नहीं रहा है बट भाग भी नहीं रहा है। आपके हिसाब से क्या इसमें एक ट्रेड है? जी, बैंक ऑफ बड़ौदा मोमेंटम अच्छा पकड़ा था, बट गए कुछ ट्रेडिंग सेशन में एक अपने शेल में से चला गया है। 220 और 210 के रेंज में दबा पड़ा है। वापस एक बार उछलने का कोशिश करेगा। मेरे हिसाब से 225 230 के टारगेट बनेंगे इसमें। पर यहाँ से आप सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से बाय कीजिए। 208 का सपोर्ट है, 225-30 मिल गए लेवल, तो वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो बाय जरूर कहूंगा, पर ट्रेडिंग के नजरिए से कीजिए। 225 का टारगेट ये ट्रेड में बना के चलिए। राइट, ये हो गया आपका बीओबी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज कल के एक्शन के बाद एक रिलक्टेंट सा, एक बहुत ही हिचक के झिझक के एक मूव दिखाई दे रहा है। 10 रुपये ऊपर है, बट कुछ आपसे मैं जानूंगा ये मामला क्या है रिलायंस में, क्यों अटक गया ये स्टॉक, और आप कौन सा ऐसा साइन देखेंगे इसके बाद, कौन से लेवल्स के बाद आप देखेंगे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है निफ्टी पे? तो अजय देखिए, जब से जियो का डीमर्जर, जियो फाइनेंशियल का डीमर्जर अनाउंस हुआ है, तब से आप देखें तो इट्स अ सेल ऑन राइज काइंड ऑफ अ सेटअप जो हम नियर टर्म में इस स्टॉक में देख रहे हैं। अब 2450 का एक सपोर्ट जोन था जिसके आसपास इसने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर डाउन दिया है। अब 2300 का एक दूसरा मीडियम टर्म सपोर्ट जोन है जिसको ये रिस्पेक्ट करके चल रहा है। दैट इज आई वुड से फॉर नाउ अ वेरी हेल्दी साइन। तो जब तक 2300 बरकरार है, 2300 के आसपास के 2280 2300 के लेवल्स मेंटेन्ड हैं, तब तक यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक बॉटम फॉर्मेशन का अटेम्प्ट होता हुआ दिखे और स्टॉक यहाँ से एक रिबाउंड करे। जो पहला लेवल मैं वॉच करूंगा इसको क्रॉस करने के लिए 2375 का ये लेवल क्रॉस होगा, तब हम एक बार सेफली कह पाएंगे कि जो नियर टर्म बॉटम है ये इसमें बनता हुआ नजर आया। अभी जो हम पिछले 2 दिनों से, रादर 3 दिनों से इसमें एक हल्का सा उछाल देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज आप डेली चार्ट्स पे देखें तो ये स्टॉक ओवरसोल्ड टेरिटरीज में चला गया और वहां से एक रिबाउंड अटेम्प्ट कर रहा है। तो अगर आप मोमेंटम के हिसाब से प्ले करना चाहें तो मैं कहूंगा थोड़ा सा इसको वेट करें, फिलहाल के लिए अवॉइड करें। 2375 के ऊपर जब जाएगा तब आपको इसमें फिर से रौनक लौटती हुई दिखेगी, जो ट्रेडिंग के लिए इसको एक सही स्टॉक बनाएगा। बट जैसा मैं कहता आया हूं कि अगर आप 6 से 12 महीने का व्यू लेके चलें तो रिलायंस ऐसा एक स्टॉक है जो आपको हर डिक्लाइन पे बाय करना चाहिए। सिमिलर इज अ व्यू दैट आई हैव ऑन HDFC बैंक। तो लंबे अवधि के हिसाब से लेना चाहें तो बिल्कुल आपकी एसआईपीज जो है स्टॉक में कंटिन्यू रखें, इनफैक्ट बढ़ा भी दें बिकॉज प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है। बट ट्रेडिंग के लिहाज से 2375 इज द लेवल दैट आई वॉच। ठीक है,
तो कुछ ट्रेड आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर भी आपको यहाँ पे नोटिस करवा दिया कुछ ने कि किस लेवल पे वो वेट एंड वॉच अभी करेंगे और उसके बाद इसके अंदर तेज़ी वापस आ सकती है। देखिए 18 उस देश पे ना हम हर एंगल से आपके सामने खबर रखते हैं। ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, साथ ही डेरिवेटिव के ट्रेड रखते हैं, कुछ इंसाइडर्स भी आपके सामने लेके आते हैं अलग अलग सेगमेंट के ज़रिए, और हमारी कोशिश होती है कि सबको कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छा मिलता जाए और अर्निंग के साथ में लर्निंग भी सीखें यहाँ पे। और इस लर्निंग को बढ़ाने के लिए कविता मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही है, वो इसलिए क्योंकि वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक मनाया जा रहा है और वो इन्वेस्टमेंट्स के कुछ गुर, कुछ एक बातें आपके सामने रखना चाहती हैं। कविता। एसआईपी बाजार में अनुशासित तरीके से निवेश करने का तरीका है। आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदते हैं। मसलन अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं और हर माह कर रहे हैं तो आप बाजार की हर चाल में निवेश कर रहे हैं। अब क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव तो बाजार की फितरत है और ऐसे में निवेश करते रहने से बाजार की गिरती चाल में आप ज्यादा यूनिट और बाजार की बढ़ती चाल में आप कम यूनिट जो है वो खरीदते हैं। और ऐसे में लंबी अवधि की अगर हम बात करें तो लंबी अवधि तक निवेशित रहने से आप अपने निवेश में शामिल जोखिम से बच रहे हैं, क्योंकि आपका जो निवेश है वो एवरेज हो रहा है। एसआईपी एक लौता ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके जरिए आप अपने निवेश में अपने रिस्क कम कर सकते हैं। खासकर वो निवेशक जो सीधे शेयर बाजार में निवेश करने से कतराते हैं वो म्यूचुअल फंड के जरिए एसआईपी कर सकते हैं। और एसआईपी के जरिए जो है आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और जिस तरह से आप निवेश कर रहे हैं आप अलग अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में एसआईपी भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक मुश्त निवेश का भी विकल्प है आपके पास, लेकिन अगर किश्तों में आप निवेश करते हैं तो अनुशासित तरीके से निवेश करने का आपको मौका मिलता है, जोखिम भी कम होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स के कुछ एक लेसन्स हैं जो कि इस वीक के अंदर हम आपके सामने और रखेंगे। कविता के पास पूरी एक लिस्ट है, एक एक करके वो आपके सामने पॉइंट रखेंगे। खैर हमने ना कुछ एक स्टॉक्स नीचे बैंड में भी डाले हुए हैं जो कि पॉलिसी रिलेटेड है स्टॉक्स, जैसे कि उसमें रियल एस्टेट के काउंटर देखेंगे आप, उसमें ऑटो काउंटर्स भी देखेंगे, क्योंकि उसकी चर्चा थोड़ी देर में हम शुरू करने जा रहे हैं। 10 बजे तो आरबीआई गवर्नर बोलेंगे, हम आपके साथ जुड़ जाएंगे 9:45 से, यानी कि ठीक 15 मिनट पहले। तो ये मेहमानों की बड़ी सूची भी आप देख पा रहे हैं, सभी मेहमान हमारे साथ रहेंगे ड्यूरिंग द पॉलिसी और इसको हम डिस्कस करके आपके सामने सारे पॉइंट्स रखेंगे, सब एंगल मार्केट का, इकोनॉमी का, मैक्रो माइक्रो सभी चीज़ें कोशिश होगी कि हम आपके सामने रख पाएँ। इसलिए हमने अलग अलग सेगमेंट के, कुछ कॉर्पोरेट हैं, कुछ बैंकर हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ पॉलिसीज़ को ही कवर करने वाले हमारे रिपोर्टर बाकायदा वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सबके एक मेगा कवरेज 9:45 से, यानी कि थोड़ी देर बाद ही वो शुरू हो जाएगी। इन बिटवीन एक काम हम और करते हैं, जरा 2-4 शेयर और पकड़ने या समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से बोलूँगा पोजीशंस थोड़ी लाइट रखिएगा। आज इंडाइसिस के अंदर बड़ा पैसा कमाने का दिन तो नहीं है, लेकिन हाँ अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलवाने का दिन हो सकता है। गति लिमिटेड नाम की कंपनी है, 154 रुपये के आसपास आ रही है। सुमित जी ये सवाल आपसे है, ये शेयर हो सकता है आज ना चले, कल परसों या 1-2 दिन अभी थोड़ा और समय ले ले, लेकिन इसका बॉटम बन रहा है, इसकी मेरे को तसल्ली हो रही है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा लालची भी हूँ, ऐसे समझ सकते हैं। मैं इसको अभी प्लस करना चाहता हूँ और एक छोटा स्टॉप लॉस भी चाहता हूँ, तो आप मेरी हेल्प कीजिए गति लिमिटेड में बताने के लिए। अगर सौदा आपको समझ में नहीं आ रहा छोड़ भी सकते हैं सर। देखिए स्टॉक ने अपना एक 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है और वहीं से ये एक रिटेस्ट भी दे रहा है। पिछली बार भी जो स्टॉक ने बाउंस दिया था डेट वाज अराउंड 146, तो आपने जो एक छोटा स्टॉप लॉस की बात की तो वो 146 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस है 154, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि मोमेंटम जो है वो पिछला रेजिस्टेंस भी क्रॉस करने के बाद आता है। तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस देख रहा हूँ 160 का, तो मैं वेट करूंगा। अगर मुझे 160 के ऊपर एक क्लोजिंग मिल रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे एक न्यू हाई की तरफ स्टॉक जा सकता है। सो वेट फॉर द लेवल्स ऑफ 160। एक 160 के लेवल के लिए हमको एक बार वेट करना होगा। 160 गति आ जाए उसके बाद इसमें गति आएगी। फिलहाल के लिए हम भी वेट कर लेते हैं। ये चार्ट था जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था, बट इसके लिए 160 का भी हमको वेट करना पड़ेगा। हमने ऊपर टिकर भी आपके सामने चला ही रखा है कि पॉलिसी 17 मिनट बाद आरबीआई गवर्नर बोलेंगे। थोड़ी देर बाद हम आपके सामने मेहमानों का पूरा एक लेके आपके सामने आ जाएंगे।
एक शेयर और है सेंचुरी प्लाई, एक वॉल्यूम के साथ ये बढ़ रहा है और अभी 4.5% हो गया, थोड़ी देर पहले 2-2.5% था ये। देखते ही देखते खुश। एक बार जरा चेक करेंगे, सेंचुरी प्लाई के अंदर वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है और शुरुआत में तो काफ़ी दिनों बाद हो रही है। डिम्पी, सेंचुरी प्लाई पे मैं व्यू दूं उसके पहले क्विक अपडेट ऑन बीएसई जो हमने ओपनिंग ट्रेड के तहत डिस्कस किया था 1375 के पहले टारगेट के लिए, तब करीब 1330 के आसपास चल रहा था। तो ऑलमोस्ट 30 रुपए की जंप हम ऑलरेडी यहाँ से देख चुके हैं। तो जिन्होंने सुबह ये डिस्कशन सुन के अगर पोजीशन ली हो, तो मेरी सलाह रहेगी कि जो आपका बाइंग प्राइस है करीब 1335 1325 के लेवल्स का, इसको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना दें, ताकि अगर स्टॉक डिप भी कर जाए तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सिनारियो में रहें, और अगर स्टॉक यहाँ से चलता है तब तो आपका मुनाफा बढ़ते ही जाएगा। तो दैट वाज द अपडेट ऑन बीएसई जो हमने सुबह डिस्कस किया था। अब सेंचुरी प्लाई की बात करें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट लुक्स लाइक दिस ब्रेकआउट वाज ड्यू, क्योंकि आप देखें पिछले 8 से 10 सेशंस में 635 का जो लेवल है, इसको होल्ड करके स्टॉक एक रिबाउंड अटेम्प्ट कर रहा था। अब मार्केट में प्रेशर के चलते वो नहीं हो पाया, बट अब जैसे मार्केट स्टेडी हुआ है, इसमें एक बहुत ही अच्छा सा ब्रेकआउट देखने मिला है, जिसके चलते ये ना ही अपने 650 के नियर टर्म रेजिस्टेंस, बट अपने जो नियर टर्म इसके एवरेजेस होते हैं उसके ऊपर भी आगे प्लेस हो चुका है। वॉल्यूम्स में भी हम अच्छा अपटिक देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अपसाइड है ये कंटिन्यू रह सकता है, और 695 का एक पहला लेवल है जो मैं वॉच करूंगा, और जो दूसरा लेवल है ये 720 का है। तो किसी के पास पोजीशन हो तो भी बने रहें, फ्रेश पोजीशंस चाहें तो भी इन लेवल्स के लिए ले सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा वो 660 का रहेगा। ओके, ठीक है, ये आपको ट्रेड सेंचुरी प्लाई पे भी मिल गया।